नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी निखिल सिंह। शुक्रिया ऋतु। हम जानते हैं नवंबर में वर्चुअल सम्मेलन के सुझाव के साथ G20 समिट का आज समापन हो गया। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 समूह की अध्यक्षता सौंपी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि हमें एक फैमिली की तरह करना होगा आगे भी काम। बिल्कुल, और ब्राजील के राष्ट्रपति ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के हितों से जुड़े मुद्दों को आवाज देने के लिए भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की। भारत की अध्यक्षता में इतिहास का सबसे सफल सम्मेलन माना गया इसे, और भारत ने भू राजनीतिक परिस्थितियों के तनाव के दौर में यह अध्यक्षता संभाली थी। लेकिन भारत की कूटनीतिक कुशलता ही है ये कि भारत ने दुनिया की चिंताओं के मुद्दों के समाधान के साथ ही दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। जी हाँ, बिल्कुल। और कार्य समूह को दस्तावेज उन्हीं शहरों व क्षेत्रों के नाम से जारी हुए हैं जहां बैठकें हुई थी। इससे दस्तावेज के साथ ही भारत की पहचान भी जुड़ गई है। निश्चित तौर पर तो G20 की विस्तार से बात होगी। घोषणा पत्र से लेकर पीपल्स G20 क्या है, इस पर देश की आम जनता क्या कुछ सोचती है, इस विषय पर भी बात होगी। और ऋतु, सबसे खास बात यह है कि भारत और दुनिया के लिहाज से बेहद सफल और हर मायने में बेहद शानदार आयोजन रहा है ये, और यह सम्मेलन कई मायनों में विशेष रहा है। कई नई शुरुआत, और जैसा कि कहा कि तमाम जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस के बावजूद नई दिल्ली घोषणा पत्र पर 100% सहमति बनी। तो भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकी यूनियन को भी G20 में शामिल किया जाना बेहद ऐतिहासिक है। जी हाँ, बिल्कुल। और भारत मध्य एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा ऐतिहासिक रही, तो वहीं ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का गठन भी एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बहुत कुछ खास रहा इस दिन की 2 दिन की समिट में। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की खास खबरों पर। भारत ने औपचारिक रूप से ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद। G20 आयोजन पर जताया संतोष। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन और आखिरी सत्र में वन फ्यूचर पर हुई चर्चा। G20 सदस्य देशों, आमंत्रित नेताओं और दिग्गजों ने महात्मा को किया नमन। भारत की धरती से एक बार फिर गूंजा अहिंसा, शांति, समृद्धि और सह अस्तित्व का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर सभी नेताओं को प्रदान किया खादी वस्त्र। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की द्विपक्षीय मुलाकात। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किए जाने को लेकर मैक्रों ने किया स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन को बताया दुनिया के लिए समाधान में प्रयासरत बैठक। सोशल मीडिया पर लिखा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, अविश्वास और संघर्षों की चुनौती से जूझ रही दुनिया के लिए सम्मेलन से निकले हैं समाधान के रास्ते। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन ने दिया दुनिया को सहयोग, सामंजस्य और विश्वास का संदेश। जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों के लिए भी सुझाया रास्ता। नई दिल्ली घोषणा पत्र में 73 आउटकम पर पहले ही दिन बिना किसी टिप्पणी के बनी सर्वसहमति। निश्चित तौर पर ये हर मायने में सफल, और जिसको कहते हैं कि जो भारत की अध्यक्षता में जो सिर्फ दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनने की बात नहीं है, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन का उसमें शामिल होना, और जब हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि तमाम जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस के बावजूद इस सहमति पर 100% सहमति के साथ इस पर पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण है ऋतु। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पुरानी जितनी समस्याएं हैं उनके नए समाधान, और उनके नए समाधान चाहे जलवायु परिवर्तन हो, कनेक्टिविटी का मसला हो, ये या फिर तमाम अन्य मसलों पर भी आम सहमति के साथ अब G20 के देश आगे बढ़ेंगे। और G20 के देशों के इस समूह में अब अफ्रीकन संघ भी जुड़ गया है।
तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कहा कि अब G20 का आगे का सफर जो होगा वो एक परिवार के सोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और ऋतु, जो बायलैटरल्स हैं ऑन द साइड लाइन, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और आज भी कई महत्वपूर्ण जो बायलैटरल बैठकें हैं जिनको कहा जा रहा है द्विपक्षीय संबंध को किस तरह से एक नया आयाम, एक नया विस्तार देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसको लेकर व्यस्त हैं तमाम द्विपक्षीय चर्चाओं में। नई दिल्ली में G20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। तो भारत और फ्रांस के बेहद महत्वपूर्ण संबंध और इन संबंधों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए द्विपक्षीय बैठक हुई है। तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर दोनों नेताओं के बीच में शीर्ष स्तर पर चर्चा हुई है। जी हाँ, दोनों ही नेता जिस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं वो दोनों ही देशों के बीच के मजबूती को भी दिखाती है। साथ ही सामरिक साझेदारी है, दोनों ही देशों के बीच में एक लंबे संबंध रहे हैं, अच्छे मित्र रहे हैं तमाम ऐसे मसलों पर जिस पर विश्व के कई ऐसे देश जब नहीं स्टैंड ले रहे थे तो फ्रांस उन देशों में से है जिसने आतंकवाद के खिलाफ मुखर होकर भारत के स्वर में स्वर मिलाया था। बिल्कुल, आपने जो कहा कि सामरिक और रणनीतिक भागीदारी फ्रांस के साथ में है, ये इन संबंधों को और गहरा और मजबूत करता है। चाहे वो रक्षा सौदों की बात करें या फिर जो दूसरे रणनीतिक संबंध हैं उनकी बात करें, तो फ्रांस और भारत एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आए हैं कई विषयों पर। ऋतु जी, और G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत का धन्यवाद भी किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान एकता और शांति का संदेश देने की पूरी कोशिश की। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किए जाने पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इससे वहां शांति बहाली में मदद मिलेगी। In this context of the G20, I would like to commend the African Union for joining G20 as a full-fledged member. As you know, France was amongst the first ones to support this candidacy, and in Bali we launched a call. At the time, Macky Sall was representing the African Union. When it comes to mobilizing international financing to tackle poverty and climate change, this G20 acknowledged a number of developments. First of all, we exceeded the $100 billion of reallocation of SDRs. It is in 2020 at the time that we decided with the IMF to issue some new SDRs. Then when we worked on financing the African economies, we agreed to reallocate $100 billion to Africa. निश्चित तौर पर एक द्विपक्षीय वार्ता जो भारत और फ्रांस के बीच में हुई सकारात्मकता के साथ हुई और 18वें G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। भारत ने औपचारिक रूप से अगले सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि समूह की अध्यक्षता के दौरान वैश्विक संस्थानों में सुधार और बड़े वैश्विक मुद्दों के हल की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया है कि भारत ने ब्राजील को गेबल सौंपा है। हमें अटूट विश्वास है कि वे संपूर्ण दूरदर्शिता के साथ नेतृत्व करेंगे और वैश्विक एकता के साथ साथ समृद्धि को भी आगे बढ़ाएंगे। भारत ने आगामी G20 की अध्यक्षता के दौरान ब्राजील को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। और ब्राजील को अध्यक्षता सौंपते वक्त प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के रोड मैप की बात कही। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु
विश्वस्य यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के पास यह अध्यक्षता नवंबर तक रहेगी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में एक वर्चुअल सेशन कराए जाने का भी प्रस्ताव दिया है। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल सेशन का सुझाव भी रखा नवंबर में G20 के लिए। इसी के साथ इससे पहले भारत मंडपम में 18वें शिखर सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन तीसरे सत्र में एक बेहतर भविष्य के लिए चर्चा हुई। तो 1 वर्ल्ड 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इसमें जब 1 फ्यूचर की बात आती है तो आने वाला भविष्य किस तरह से होगा, क्या चुनौतियां होंगी और उनसे कैसे पार पाया जाएगा, इस पर विस्तार से चर्चा हुई और ये तय किया गया कि संकटों का सामना मिलकर करना होगा। 1 फैमिली का सिद्धांत भारत के सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम में से है। एक वसुधा जब हमने कहा पूरी दुनिया को, तो फिर उस पूरी दुनिया की समस्याओं के हल ढूंढने में भी हम सब एक साथ हैं, उन तमाम चुनौतियों के हल ढूंढने के लिए। और यही वजह है कि G20 की अध्यक्षता में भारत ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जिस तरह के ठोस कदम उठाने की बात की है, चाहे वो क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो या फिर अपने उस पूरे दृष्टिकोण को बदलने की बात हो, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के हल को लेकर विकासशील और विकसित देशों के बीच के अंतर को खत्म करने की बात की। जी बिल्कुल। और जलवायु परिवर्तन पर जो 5.8 खरब डॉलर का जो कोष बनाने की बात कही, वो उस फ्यूचर में जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए एक उसका प्रारूप साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सारी दुनिया मिलकर एक साथ इन समस्याओं से निपटने के लिए सामने आई है। जी हाँ। और प्रधानमंत्री ने G20 राष्ट्राध्यक्ष और तमाम वैश्विक नेताओं के साथ आज सुबह राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विशिष्ट मेहमानों का खादी से बने वस्त्र देकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री जिस स्थान पर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, वहां पर साबरमती आश्रम की बैकग्राउंड तस्वीर लगाई गई थी। पीएम मोदी अतिथियों को इस तस्वीर के बारे में जानकारी भी दे रहे थे। और आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं G20 के सभी आमंत्रित देश, संगठन के सदस्य देश और साथ ही साथ आमंत्रित जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है उनके प्रमुख सब मौजूद थे सुबह। और ये बेहद जो तस्वीरें हैं बहुत ख़ास है और लंबे वक्त तक इनको याद रखा जाएगा। ऋतु, जिसको कहते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि ये अवसर ऐतिहासिक था, ये तस्वीरें ऐतिहासिक है और G20 ने एक बार फिर भारत में इतिहास रचा है, भारत ने इतिहास रचा है दरअसल। जी हाँ बिल्कुल। और इन तस्वीरों में जो तमाम देश दिखाई दे रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष आपको, इनमें से बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ संघर्ष के समय महात्मा गांधी के उन आदर्शों को आत्मसात किया है, उनके तमाम आदर्शों के ऊपर चले हैं। और यही नहीं, भारत और इन देशों के बीच के जो मजबूत संबंध हैं उसमें भी एक अहम एक तरह से भूमिका है महात्मा गांधी के सिद्धांतों की।
बिल्कुल। और आज जब प्रेसिडेंसी सौंपी जा रही थी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया और कहा भी कि जब वो राजघाट पर थे और महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे तो वो भावुक उठे, क्योंकि उनके जीवन से वो प्रेरणा पाते हैं, उनके आदर्शों से प्रेरणा पाते हैं। तो दरअसल पूरी दुनिया महात्मा गांधी के अहिंसा और सह अस्तित्व के का जो उनका विचार था उससे प्रेरणा पाती है। और भारत की अगुवाई में जब इन नेताओं को यह अवसर मिला है कि वो ऐसे महात्मा की समाधि पर जाएं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें और वहां से ऊर्जा प्राप्त करें कि किस तरह से दुनिया में शांति और सहअस्तित्व के इस प्रयास को और आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल निखिल। और अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होना, हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भी जो रंग भेद का एक संघर्ष रहा, उसमें भी महात्मा गांधी किस तरह से उन संघर्षरत लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। बिल्कुल। तो महात्मा आज भी उनके केंद्र बिंदु में रहे G20 में, तो गलत नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के वित्त मंत्री लिu कुन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने G20 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जो बाइडेन ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था जलवायु संकट और संघर्ष के एक के बाद एक चुनौतियों से गुजर रही है, इस साल के शिखर सम्मेलन ने यह साबित कर दिया है कि G20 अभी भी हमारे सबसे गंभीर मुद्दों का समाधान निकाल सकता है। तो G20 अभी भी हमारे सबसे गंभीर मुद्दों का समाधान निकाल सकता है, यह कहना है जो बाइडेन का। G20 शिखर सम्मेलन में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों से निपटने के लिए $100 अरब की प्रतिबद्धता जताई। लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देशों ने भी बहुत पहले जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों का मुकाबला करने के लिए हर वर्ष $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया था, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं किया गया। The West also has long ago promised giving $100 billion per year to prepare economies to counter the negative consequences of the climate change. Nothing of that has been done. The declaration also mentions all those tasks that need to be done in accordance with the long-standing promises in order to ensure a balance of interests in the global economy. विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने G20 सम्मेलन के बारे में बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं भारत के नेतृत्व और G20 के सदस्यों को बधाई देता हूं कि वे सभी लोग एक बहुत अच्छे घोषणा पत्र के साथ आए जिसके लिए आम सहमति बनी। I consider the fact that there was a declaration a tribute to the fact that the G20 leadership found a way to give and take and negotiate and find the right way to agree to set a path for the world. The world is watching. The G20 has got developed world and developing countries. 80% of the world GDP was sitting in the room. If they would not agree, that would not be a good message. So I actually compliment India and its leadership, but I also compliment the G20 leaders for being able to make sure that a terrific declaration came out. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत कनाडा संबंधों पर भी चर्चा की। तो भारत कनाडा संबंध बेहद महत्वपूर्ण और तमाम विविध विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जो आंतरिक तौर पर कनाडा में भारत विरोधी कुछ अभियान चलाए गए थे, उनको लेकर के भी ये बात कही जा रही थी कि भारत ने
बार बार। हालांकि कनाडा और भारत दोनों तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान इसके पहले कभी हुआ नहीं था, जी हाँ, लेकिन जरूर भारत ने अपनी चिंताएं इस पर जाहिर की। जी हाँ, कनाडा और भारत के एक लंबे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो लोकतंत्र, बहुलवाद, लोगों के साथ संबंध, सुदृढ़ संपर्कों की एक तरह से साझी परंपराओं पर आधारित हैं। जी। तो कनाडा में हम जानते हैं कि भारतीय मूल के 1 मिलियन से भी अधिक भारतीय रहते हैं और समुदाय के राजनीतिक प्रोफाइल में भी पिछले कई वर्षों से वृद्धि हुई है। तो भारत और कनाडा के संबंध कई मायनों में अहम है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों ही देश आपसी सहयोग के साथ चल रहे हैं। जी, और अगर व्यापार के तौर पर भी दोनों देशों के बीच में 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार 2020 तक रहा है और 21 में देखा जाए तो 14वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार भारतवर्ष कनाडा का रहा है। कुल मिलाकर 13वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। तो देखा जा सकता है कि न सिर्फ सामरिक रणनीतिक तौर पर बल्कि ट्रेड पार्टनर भी, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी गति रही है दोनों देशों के बीच में। और ये वो मुलाकातें रही जो G20 की साइडलाइन मुलाकातें हैं, तमाम उन देशों के साथ एक तरह से द्विपक्षीय वार्ता के तौर पर इन्हें कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि साइडलाइंस पे इस तरह के ऐसे अवसरों पर नेताओं को एक दूसरे के साथ मिलने का और खुलकर चर्चा करने का जो एक अवसर मिलता है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर दिल्ली डिक्लेरेशन की बात करें तो भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के समापन से पहले एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन सभी सदस्य देशों के बीच साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनने के बाद इसे जारी किया गया था। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको बता दें कि पहले दिन ही दरअसल इस पर सहमति बन गई थी। और घोषणा पत्र की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य रहा और इसके इर्द गिर्द ये सारी चर्चा रही। तो ऐसे में आइए नजर डालते हैं कि इस घोषणा पत्र के क्या कुछ रहे हैं मुख्य बिंदु। और घोषणा पत्र में कहा गया कि मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास के लिए प्रयास किए जाएं, जिसके लिए दीर्घकालिक विकास के लिए आर्थिक और संरचनात्मक नीतियों को लागू किया जाए। जी हाँ, इसके तहत कुपोषण को खत्म करने की प्रतिबद्धता पर भी इस घोषणा पत्र में एक तरह से संकल्प लिया गया है। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के व्यापक आर्थिक प्रभाव को कम करने पर भी आम सहमति बनी है। साथ ही साथ समावेशी, न्याय संगत, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए भी G20 देशों ने संकल्प लिया है। तो ये तमाम संकल्प सतत भविष्य के लिए हैं। टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का आपसी सहमति बनी है सभी देशों में। जी, और जब सतत भविष्य के हरित विकास समझौते की बात करते हैं तो तापमान वृद्धि को 1.5% प्रतिशत कम करना, इसके साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करना, संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन को लॉन्च करना, ये सब G20 डिक्लेरेशन में रहा। पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन, संरक्षण, सतत उपयोग और पुनर्स्थापन पर बल दिया गया है। और अगर 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान की बात कही गई, बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की बात कही गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना भी G20 नई दिल्ली के घोषणा पत्र में शामिल रहा। जी हाँ, और वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन, इसकी भी एक तरह से ये बात हुई कि किस तरह से इस मंच से उन तमाम मैकेनिज्म पर काम किया जाए जिससे कि इन समस्याओं का भी हल ढूंढा जाए। तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी सहमति बनी है। इसमें अर्थव्यवस्था में सुरक्षा, लचीलापन, G20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों का स्वागत करता है। इस दिशा में युवाओं की साइबर शिक्षा और जागरूकता पर G20 टूल किट का स्वागत किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी क्षमता के उपयोग पर भी सभी देशों के बीच सहमति बनी है, यानी कि DIPs को लेकर एक बड़ी सहमति दिखाई दी है। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए जिम्मेदार AI को प्रोत्साहन दिया जाए। जी बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय कराधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के प्रति सहयोग रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है G20 के नेताओं ने। और अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के रोड मैप के अपडेट पर फोकस किया जाएगा।
लैंगिक समानता और आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। विमेन लेड डेवलपमेंट G20 के भारत की अध्यक्षता के तहत इसकी एक तरह से कह सकते हैं पुरजोर वकालत भारत ने की। इस मंच से महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह बनाने का निर्णय भी लिया गया है। विमेन जेंडर डिजिटल डिवाइड को खत्म करने पर भी सहमति हुई है। आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाया जाए, इस पर भी सहमति बनी है। वहीं वित्तीय क्षेत्र के भी कई मुद्दे हैं। बिल्कुल, वित्तीय क्षेत्र के कई मुद्दे, आतंकवाद से जुड़े भी मुद्दों को उठाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई, प्राथमिकता वाले कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन की प्रतिबद्धता की बात कही गई और सीमा पार से भुगतान में सुधार लाने के लिए नए समाधान को प्रोत्साहन देने के लिए भी इस घोषणा पत्र में उसको स्थान दिया गया। एक से अधिक समावेशी विश्व का निर्माण की बात कही गई। G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत हुआ। ऋतु जी, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए विश्व को एक मंच पर आना होगा, इस तरह की बातें भी हुई हैं। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की पुरजोर निंदा की गई है। साथ ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बढ़ती संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी जोर दिया गया है। बिल्कुल, मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास की जब बात की गई तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने की भी बात G20 के नेताओं ने कही। भारत में G20 के दौरान स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की सराहना की गई। ये बेहद महत्वपूर्ण रहा और संरक्षणवाद और बाजार को विकृत करने वाली प्रथाओं को हतोत्साहित करने की भी बात कही गई। ये सारे फाइनेंस से जुड़े हुए मुद्दे रहे। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। जी हाँ, आर्थिक समूह का ये मंच रहा। वहीं आर्थिक एक तरह से चुनौतियों के तमाम जो मुद्दे थे उनके समाधान ढूंढते हुए इसी के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, विमेन लेड डेवलपमेंट की जो बात भारत ने कही, उस दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से परिभाषित किया गया है और साथ ही साथ उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की भी बात की गई है। इसी के साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेकर भी कई सारी बातें की गई हैं। MDBs को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उस पर भी एक बड़ी चर्चा रही। बिल्कुल, और आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर जिसको कहते हैं कि उस पर कटाक्ष किया गया और आतंकवाद के खिलाफ खास तौर पर कहा गया कि किसी भी तरह से आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी भी देश, काल, परिस्थिति और रूप में। और उसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भी ये सारे देश G20 के जो थे वो भी इस पर सहमत हुए। जी हाँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोमोरोस के राष्ट्रपति अज़ाली असमानी के साथ बहुत सार्थक मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ के G20 परिवार में शामिल होने पर उन्हें एक बार फिर से बधाई दी। कोमोरोस भारत के सागर विजन के लिए महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, तो कोमोरोस अफ्रीकन यूनियन का भी अध्यक्ष है और जिस तरह से कोमोरोस के साथ में भारत के द्विपक्षीय संबंध रहे हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर देखा जाए तो कोमोरोस 2019 में उपराष्ट्रपति हमारे देश के उन्होंने विजिट किया था। भारत और कोमोरोस के बीच संबंध हमेशा घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं निखिल जी। और ये भी देखा गया है कि क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर दोनों देश के विचार में समानता है। जी बिल्कुल, भारत को कोमोरोस में विकास के रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। हाँ, और लगातार भारत और कोमोरोस के बीच में जो संबंध रहे हैं वो जो उनके बीच में द्विपक्षीय सुदृढ़ता है वो अगर कहा जाए तो दिन प्रतिदिन आगे सुदृढ़ हुई है। और निश्चित तौर पर आज जो बैठक हुई है उसमें तमाम जो द्विपक्षीय मुद्दे रहे हैं उन पर लगातार बात हुई है। और रक्षा सहयोग, स्वास्थ्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में इसके पहले भी भारत के साथ समझौता हो चुका है। और दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए तमाम जो मामले रहे हैं उन पर एक व्यापक चर्चा की उम्मीद। जी हाँ, दर्शकों को ये भी बता दें, कोमोरोस हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी छोर पर उत्तरी मेडागास्कर और उत्तर पूर्व मोजाम्बिक के बीच स्थित एक द्वीप देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा और जनसंख्या के लिहाज से छठा सबसे छोटा देश है। जी, हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी जुड़ गए हैं, राजीव नयन, सीनियर रिसर्च फेलो हैं IDS से। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजीव नयन जी, अगर आपसे सबसे पहले
इस शिखर सम्मेलन जिस तरह से के बारे में अगर आपको समअप करने के लिए कहा जाए, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है तमाम पूरी दुनिया भर से इसको लेकर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जो देश इसमें शामिल थे वो भी संतुष्ट होकर लौटे हैं। किस तरह से इसका आकलन करेंगे आप? निश्चित, आपने बड़ा सही बताया। जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो नेतृत्व दिया है और जो मल्टीलैटरलिज्म को उन्होंने एक नई दिशा दी है, एक नई परिभाषा दी है और उन्होंने नया एक ओरिएंटेशन दिया है। अब देखिए, भारत से G20 G21 बन गया। इससे बड़ा मल्टीलैटरलिज्म को रीओरिएंट करना, रीडिफाइन करने की बात क्या हो सकती है। दूसरी बात है जो संख्या की, जहां तक बात है, अब देखिए 55 देशों का अफ्रीका यूनियन जुड़ गया है। जो एक समय कहा जाता था कि राइजिंग इकोनॉमी और ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी का यह एक मंच है, अब देखिए एक ऐसे देशों का समूह भी जुड़ गया है जिसे आप हो सकता है राइजिंग इकोनॉमी भी नहीं माने और नहीं विकसित देश तो खैर निश्चित ही नहीं मानेंगे, विकासशील देश की उसमें परिभाषा में आते हैं। लेकिन एक ग्लोबल साउथ की परिभाषा करके, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, इसकी परिभाषा करके और उसमें जो G20 का से मंच कहेंगे, यह कई जो विभाजन विश्व में रहे हैं उन विभाजनों को पाटने का काम किया है। उसमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जो हमारे जनतांत्रिक राष्ट्र हो चाहे गैर जनतांत्रिक राष्ट्र हो, सब इकट्ठा होकर किस तरह से विश्व अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करे, जो संकट है उसको उभरने का सोचे और एक समाधान की तरफ अग्रसर जो एक संगठन, इसे एक संगठन कहे या समूह कहे या इसे जो कहना चाहे, समूह तो नाम ही है इसका, ग्रुप ऑफ 20 G20, और इसे मंच कहे जो कहे, इसने काफी विश्व की समस्याओं और चुनौतियों को, विशेष करके आर्थिक, ऐसा नहीं कि आर्थिक ही नहीं, अभी आप बता रहे थे और क्या क्या समस्याएं हुई, लेकिन आर्थिक से जुड़ी बाकी समस्याओं का भी इसने समाधान करने का पूर्णतः प्रयास किया। तो आज देखिए एक नई दिशा दे दी। अब देखिए अभी तो नेतृत्व है पिछले 2-3, अब देखिए अब तो 3 भी हो गया, पिछले 2 सालों से ग्लोबल साउथ के पास ही था, अब फिर से ग्लोबल साउथ के पास, ब्राजील के पास चला गया है। तो एक बड़ी चुनौती के साथ, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पिछले 8 से 10 महीने में एक तरह से एक जन जागरण सा कर दिया था। तो हमें नहीं लगता कि देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो कि G20 को नहीं जान रहा हो, और ऐसा कोई भी जो कुछ कर सकता है जो नहीं किया, इसके लिए कुछ ना कुछ अपना ज्ञान देना, अपने विचार देना, अपना कंट्रीब्यूशन सबसे निचोड़ा गया है। तो देखिए भारत और प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं और उन्होंने कर दिखाया। और जो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट, उसमें आप बाकी का पुराने डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि देखिए इसमें कितनी मेहनत की गई है। देखिए यही सब तो ठीक है, मेहनत कितनी की गई है, इसमें कितनी गंभीरता से भारत ने इस G20 को लिया है। ऐसा नहीं कि एक आ गया, उस समय एक सम्मेलन हो गया, कुछ 20 देश के लोग आ गए और हाँ खाना पीना हो गया, मिलना हो गया, एक छोटा सा डिक्लेरेशन निकाल दिए। इस पर भारत ने बड़ा ध्यान दिया है और ये भारत का नेतृत्व, नए नेतृत्व की जिसे कहते हैं पहल, आप देख सकते हैं कि जो कई बार हमें कहा जाता है फ्री राइडर्स, बस दूसरे समाधान करें और आप उसके ऊपर चढ़ के चल दे रहे हैं। भारत ने नेतृत्व किया है कि हम फ्री राइडर जैसे लोग नहीं है, हम नेतृत्व लेना जानते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, हम अपने अनुसार लेंगे। तो इस बात को भारत ने बड़ा ही अच्छा परिचय दिया है। सबसे जो बड़ी बात हुई है, जो सब प्रशंसा कर रहे हैं, आपने भी बोला कि एक दिन पहले ही डिक्लेरेशन निकल गया और जितने सारे जो विभाजन की जो उम्मीद की जा रही थी, उन विभाजनों को आने उभरने नहीं दिया, चाहे उभरा भी तो उसे एक रास्ता दिखाकर एक डॉक्यूमेंट में लाया। और जिसके लिए सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि विभाजन कर सकने वाला मुद्दा होगा, उसको कितने सलीके से उसने निपटाया। और उस निपटाने में आप देखिए कि किस तरह से जो शब्दों का खेल किया गया, ये हमारी कूटनीति का भी बड़ा अच्छा एक दिया जाना चाहिए श्रेय, और इस श्रेय के लिए उन्हें हमने साधुवाद देना चाहिए। जी राजीव जी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सूर्यमिल भट्टाचार्य जी हैं जो साइबर मामलों के विशेषज्ञ हैं। अच्छा, थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा जारी रखेंगे। आप जिस तरह से बता रहे थे कि भारत के लिए, क्या आपको लगता है कि भारत ने जिस समय G20 की अध्यक्षता ली थी, उस वक्त भारत ऐसी भू राजनीतिक एक तरह से देश दुनिया में एक जो दबाव था, जो खिंचाव था, उस समय भारत ने इस अध्यक्षता को लिया, इसलिए चुनौती भारत के सामने भी बड़ी थी। और हम जानते हैं कि 9 तारीख से पहले तक भी इस तरह के तमाम कयास और सवाल
किए जा रहे थे, लेकिन उन सबको किनारे रखते हुए न सिर्फ दिल्ली डिक्लेरेशन आया बल्कि वो तमाम मुद्दे इसमें शामिल रहे जिनको लेकर आम सहमति अभी तक तमाम और मल्टीलैटरल फोरम्स पे इतनी मजबूती के साथ नहीं देखी गई थी। विश्व की चुनौतियां, अगर हम ऊर्जा के लिहाज से बात करें, हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर बात करें, या फिर हम अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, तो ये वो तमाम मसले थे जिन पर एक लंबी चर्चा, एक लंबी बातचीत एक समय से चल रही थी। निश्चित, देखिए मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। और दूसरी बात, जो आपने अभी एनर्जी की बात की, एनर्जी नहीं, ऐसे कई एरिया है, कई क्षेत्र है, कई विषय है जिस पर कभी ठीक से समाचार पत्रों में भी नहीं लिखा है। जो पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कितनी इसमें गहराई से जाया गया है। अब ऊर्जा पर देखिए, ऊर्जा के कई पहलू है। ऊर्जा सोलर अलायंस से लेकर हम सब बात करते हैं, लेकिन एक विषय पर लोगों का ध्यान नहीं गया, वो है इसमें मॉड्यूलर रिएक्टर्स की जो बात की गई है। मॉड्यूलर रिएक्टर्स अभी बड़ा कस के उस पर चर्चा चल रही है। ये बहुत विशेष करके बहुत ही ज्यादा विशेषज्ञों के बीच चर्चा चल रही है, बाकी दुनिया उसके बारे में जान भी नहीं रही है। वो है कि आप जैसे एक तो ट्रेडिशनल रिएक्टर कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं। उसमें होता क्या है कि आप जैसे अपना कंक्रीट लगाए, सब बनाए और उसके बाद फिर खड़ा किए, उसमें समय लगता है। मॉड्यूलर रिएक्टर है कि आप बने बनाए सब रिएक्टर कहीं ले जाकर, विशेषकर छोटा ही रहता है, स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर इसका नाम है, इससे बात, उसको ले जाके आप वैसे छोटे समूह जहां की ग्रिड की समस्या हो और जो बहुत बड़ा ग्रिड नहीं लगाया जा सकता है, वहां पर ऐसे आगे आप वहां ले जाकर वहां असेंबल करते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर तक की बनाने की बात है। तो ऊर्जा का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसे छोड़ा गया है। और इस पर देखिए, स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर बहुत लोग जान ही नहीं रहे, तो इसलिए इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। लेकिन इस पर चर्चा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में हुई है। इस पर अमेरिका काफी इसको पुश कर रहा है। बाकी देशों में इस पर चलिए चर्चाएं चल रही है। कुछ कहते हैं इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, कोई कहता है कि नहीं, सिक्योरिटी वाइज हमें इन्वेस्टमेंट, कई बातें चल रही है। लेकिन इसमें लाया गया एक समीक्षा तो होगी ना। तो इसी तरह कई विषय जो आपने अभी बताया, उन सब पर इतनी गहराई से इसमें चर्चा की गई है इस पत्र में कि आप आने वाला समय बताएगा कि देखिए कितनी बातें हमने, कितना विजन है। कम से कम हमने विजन तो दिया। अब देखिए, महिलाओं के बारे में अगर आप देखेंगे एम्पावरमेंट का, तो उसमें क्या नहीं है, जिसमें कैसे महिलाओं को एम्पावरमेंट किया जाएगा, कैसे डिजिटलाइजेशन से उनको जोड़ा जाएगा, कैसे उनका लेबर उनका जो एम्प्लॉयमेंट वेज है उस पर ध्यान दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन करने के लिए सारे कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे विस्तार से इस पर ध्यान दिया गया। हर एक विषय उठाया, ट्रेड पर भी उठाया, तो केवल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बाकी सब उनका जो इंस्टीट्यूशंस है उसको कैसे और डेवलप किया जाए, जो ट्रेड फैसिलिटेशन में हमें मदद करते हैं। साथ साथ उसे रेजीम हम कहते हैं, रूल्स, उस रूल्स मेकिंग में जहां गैप हो रहा है, उस गैप को कैसे किया जाए, कहां पर। देखिए सबसे पहला जो उसमें पंक्ति है जिसमें भी बहुत कम ध्यान दिया गया, चीन पता नहीं क्यों उसको आपत्ति नहीं किया, हमें लगा कि चीन कहीं आपत्ति न कर बैठे, लेकिन चीन से भी देखिए समर्थन ले लिया गया। वो है रूल बेस्ड ऑर्डर, जो कि बहुत ज्यादा मैरीटाइम जो ट्रेड है उसमें वो काफी बाधा पहुंचाता है। और बाकी लोग कहते हैं कि भाई राइट टू नेविगेशन है, इसको करने दिया जाए, खास करके साउथ चाइना से लेकर कहीं भी सी में। तो वहां पर देखिए उसकी भी बात की गई है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं जिसकी कितनी गहराई से इस पर सोचा गया है इस पत्र में, उसके लिए निश्चित ही भारत को इसकी बधाई देना पड़ेगा। और देखिए आगे आने वाले समय में जो हमने बताया कि ब्राजील के लिए काफी चुनौती भारत ने दे दी है कि देखिए इतना एम्बिशियस हमने आपको काम दे दिया है और आप पर है क्या करना। उसमें संस्कृति का भी देखिए, हमने संस्कृति छोड़ दिया, अब ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। संस्कृति का भी एक नया आयाम दिया गया है। संस्कृति केवल आपको मजा लेने के लिए नहीं है, संस्कृति का एक आर्थिक पहलू भी है। अब देखिएगा संस्कृति का इनोवेटिव किस तरह से इकोनॉमिक रोल भी हो सकता है, क्योंकि ये मूलतः एक आर्थिक संगठन है। तो उस आर्थिक संगठन में संस्कृति को कैसे जोड़ा जाए, ये इतनी खूबसूरती से सारी बातें की गई है कि भाई चलिए आप इस पर आर्थिक रूप से भी देखिए, इसको एक इंडस्ट्री के रूप में भी देखिए, बाकी को भी देखिए। ये सारी बातों को उसमें लाया गया है और एक निश्चित ही नई दिशा देगी। और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था अपने एक वक्तव्य में G20 के पहले जो तैयारियां हो रही थी, कि संस्कृति को कोई भी
विभाजन का मुद्दा नहीं होना चाहिए, संस्कृति लोगों को जोड़ने का होना चाहिए। एक बहुत बड़ा संदेश भारत से गया है। ये विभाजन संस्कृति बढ़ाती है, संस्कृति के नाम पर विभाजन है यहाँ। जी बिल्कुल, तो संस्कृति के नाम पर विभाजन भी नहीं होना चाहिए। जी, तो संस्कृति बिल्कुल आपने ठीक कहा कि संस्कृति जोड़ने के लिए है, और भारत की जो सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, परंपरा रही है, उसका बड़ा विराट और विशाल दर्शन जो है वो दुनिया को मिला है। हमारे साथ में हमारे सुबिमल भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं इंडियाना ब्लूमिंगटन से। बहुत स्वागत है सुबिमल जी आपसे। जब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा की बात होती है, समझना चाहेंगे किस तरह से जो पूरी दुनिया है आज G20 की चर्चा कर रही है, क्या कुछ खास जो अखबार है वो कहते हैं, किस तरह से जो वर्ल्ड मीडिया है वो इसको देख रही है? निखिल जी देखिए, इस वक्त सुबह 7:15 हुए और कल शाम को हम एक कॉन्सर्ट में गए थे जहां कई सारे देशों के प्रोफेसर्स थे और सब हमें मिलके ये बधाई दे रहे थे कि भारत ने आपने किस तरीके से एक G20 का सम्मेलन इतनी बढ़िया से किए हुआ है, सबको जोड़ के आपने किया हुआ है। तो ये जो इंक्लूसिविटी की जो प्रयास शुरुआत से प्रधानमंत्री के थे इस शिखर की एक दिशा को देने के लिए, ये प्रमाणित हो गए कि आज ये मल्टीलैटरल बहुत सारे देशों के जो प्रोफेसर भी है इतनी दूर में वो भी इस चीज को देख रहे हैं। और मुझे ये भी बोलने में बड़े गर्व लग रहा है कि पहली बार हमने अभी अपने संस्कृति के बारे में जिक्र किया था, लेकिन अगर आप देखें तो हर पहलू, अगर क्लाइमेट को देखें, अगर टेक को देखें, अगर जेंडर को देखें, अगर कनेक्टिविटी को देखें, ये सब चीज को, कल्चर को देखें, हमने इस सब चीज को इतने बढ़िया से प्रदर्शन किया हुआ है और फ्लॉलेसली एक इवेंट को किया हुआ है। तो इससे देश का एक इमेज जो है, एक उभरता इमेज जो भारत एक जो वर्ल्ड स्टेज में जैसे आए हुए सारे देश में आज चर्चा होती है भारत को हर चीज में जोड़ने का, और एक जो बैलेंस्ड संतुलन तरीका से जिस तरीका से हमारे प्रयास रहे फॉरेन पॉलिसी में, मेरे ख्याल से इसको इस समिट ने और आगे बढ़ाया है। जी निश्चित तौर पर इस समिट ने और आगे बढ़ाया है। और अगर आपसे इसमें हम ये भी समझना चाहें सीधे तौर पर सुबिमल जी कि किस तरह से आप देखते हैं जो महत्वपूर्ण टेकअवेज इसमें रहे G20 के देशों के लिहाज से, भारत के लिहाज से क्या कुछ खास रहा, इस पर इस चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन G20 का जो मंथन हुआ उसमें जो अमृत निकला, अगर उसको आपसे कहा जाए कि आप परिभाषित करें, कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मैंने इंक्लूसिव शब्द यूज किया हुआ है और विशेषकर मेरे एरिया जो डिजिटल एरिया है उसमें अगर आप देखें तो हमने शुरुआत से किस तरीके से ग्लोबल साउथ को इसमें जोड़े, हमने डिजिटल प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरीके से हमने महत्व दी शुरुआत से, इसके बाद सारे देश को जुड़े हैं। अगर आप देखें तो हमारी इंडिया स्टैक की जो कहानी है जिसमें हमने आधार को किस तरीके से एक सेफ एंड सिक्योर नेटवर्क कितने सालों में हमने इसको साबित करके रखा है। आज 136 करोड़ लोग इसमें जुड़े हुए और ऑनलाइन वेरिफिकेशन KYC होते रहते हैं, एक सिमलेसली एक एफर्ट हो रहा है जो सेफ एंड सिक्योर है। तो ये आज हम विश्व के और सारे देशों को हम इसको देने का जो न्योता रखा है उसको बहुत देशों ने स्वीकार किया। सेकेंडली, डिजिटल पेमेंट में आज अगर आप देखते डेली बेसिस में, मंथली बेसिस में करीब 40 से 45% ट्रांजैक्शन डेली भारत में होते हैं। तो ये जो एक ऑप्टिमल तरीका का पेमेंट है जिससे सुविधा जो गांव अंचल के लोगों को भी मिला हुआ है डिजिटल पेमेंट करने का, लेकिन साथ में ये भी बड़ी बात है कि ये सारे लोग जो डिजिटल पेमेंट में आज जुड़े हैं वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े हैं। तो ये जो प्रयास बाकी देशों को हमने जो ये प्रयास किया है कि बाकी देशों भी वो अपनाए, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मैसेज है। और अगर आप और भी एक एंगल देखें कि हम कमर्शियल एस्पेक्ट से लेके एक सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से इसको डिप्लोमेसी के माध्यम से हमने आगे रखे हैं। तो जहां पहले ऐसे टेक्नोलॉजी को कुछ प्राइवेट कंपनीज फायदा उठाते थे, आज हम इसको बाकी देशों को हम एक सोशल फ्रेमवर्क के तहत हम उन्हें दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे देशों को फायदा होगा इस चीज से, क्योंकि वो अपने पेमेंट सिस्टम्स को, अपने लोगों को जोड़ने का जो नेटवर्क
डिजिटल नेटवर्क बनाएंगे, वो बहुत बड़ा सा एक इंक्लूसिव नेचर होगा। जी सुबिमल जी, जी सुबिमल जी, भारत ने भी इस सफर को पिछले एक तरह से 10 साल में हम कह सकते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी छलांग लगाई है। अगर हम देखें तो भारत में भी बैंक अकाउंट से जुड़े हुए और डिजिटली बैंक अकाउंट से जुड़े हुए बहुत कम आबादी थी अब से 10 साल पहले। उसकी जो दूरी को हमने तय किया, क्या इस मन से विकासशील देशों को भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक भारत पब्लिक गुड की तरह से पब्लिक गुड प्रोडक्ट की तरह से इन देशों के साथ साझा करना चाहता है और विकसित देशों की भी उस सोच को बदलना चाहता है इसके साथ कि अगर आप मजबूत होते हैं किसी क्षेत्र में, तो जहां हम एक बार बार बात कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, अगर G20 की भारत की अध्यक्षता का टैगलाइन था तो उसके पीछे का निहितार्थ यानी कि उसके पीछे का मकसद यही था कि आप एक वसुंधरा के साथ अपनी हर उस चीज को साझा करें जिससे मानवता की भलाई हो। जी बिल्कुल, अगर देखें तो विकसित देश भी आज हमारे इस डिजिटल प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रयास जो इंडिया स्टैक के माध्यम से हमने आगे रखे, उसको वो भी स्वीकृति दे रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं अपनी इकोनॉमी में इस चीज को जोड़ने के लिए। लेकिन जहां सबसे बड़ी बात है जो अपने में भी जिक्र किया हुआ है कि हमने सारे देशों को इस चीज में हम इसको जोड़ने का हमने जो प्रयास किया, ये बहुत महत्व है क्योंकि बहुत सारे देश आज के डेट में अपने टैक्स सिस्टम, आपकी डिजिटल सिस्टम्स, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स के ऊपर अलग अलग प्रयास कर रहे हैं और उनमें उनका जो प्रयास है उसमें बहुत समय स्केलेबिलिटी की इशू आती है, इन्वेस्टमेंट्स की इशू आती है, टेक्नोलॉजी नो हाउ के इशू आते हैं। तो ये तीनों पहलू में हम इनको मदद कर सकते हैं और यही जो न्योता हमने इन सब कुछ देश के सामने रखे। बहुत सारे देश ऑलरेडी आगे आए हुए हैं कि हमारे साथ इसमें काम करना चाहते हैं और इनको हम ये चीज, ये सारे सुविधा, ये सारे पॉसिबिलिटीज हम मुफ्त में दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली बचावट इनके लिए सिर्फ नहीं कर रहे, हम इनको एक जोड़ने का भी एक प्रयास कर रहा है कि आगे जितने दुनिया जिस तरीके से डिजिटली और जोड़ेंगे वो भी हमारे साथ में रहेंगे, वो पीछे नहीं रहेंगे। और जो कहावत शुरुआत से पिछले 20 साल से आती है कि डिजिटल डिवाइड, उसको कम करने का भी जो हमारा प्रयास रहा, ये इंक्लूसिव अप्रोच से हो रही है। जी राजीव जी, जब हम कुछ महत्वपूर्ण टेकअवेज की बात करते हैं और जब कुछ इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या कुछ नया यहाँ देखने को मिला, तो निश्चित तौर पर जो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप के दरमियान जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के गठन की बात, उसके निर्माण की जो बात हुई है, वो किस तरह से महत्वपूर्ण रही है? कितना ये दोनों देशों के लिए या ये कहा जाए कि इस बीच में यूरोप से लेकर के और भारत तक कितना महत्वपूर्ण समझते हैं इसको? राजीव जी बस आपका जवाब लेंगे, उससे पहले जो बायलैटरल्स हुए हैं प्रधानमंत्री के साथ, उनको हम दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और तुर्की के बीच व्यापार संबंधों और बुनियादी ढांचे के संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति एर्दोआन के बीच में महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। दरअसल ये कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है और भारत और तुर्की के संबंध पिछले कुछ वर्षों में प्रगाढ़ हुए हैं और जिस तरह से तुर्की में भूकंप आया था और भारत ने एक आगे बढ़कर मदद की थी, मदद के साथ ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत ने। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और तुर्की के संबंध एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और आज निश्चित तौर पर जब ये बैठक इस साइडलाइंस पर हुई है तो इन रिश्तों को और प्रगाढ़ करेंगे। जी हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। जर्मनी और भारत के संबंध, भारत हम जानते हैं कि जर्मनी इनोवेशन को लेकर जिस तरह से विश्व में जाना जाता है और अपने उन तमाम प्रयोगों के लिए और इनोवेशन से जुड़े उन तमाम तकनीकों के लिए भी, टेक्नोलॉजी के लिए भी, और भारत और जर्मनी के संबंध पिछले कुछ समय में काफी मजबूत हुए हैं। कुछ नए क्षेत्र एक तरह से दोनों देशों के बीच में स्थापित हुए हैं जिनमें निवेश भी बढ़ा है पिछले कुछ समय में।
जी, निश्चित तौर पर तो निवेश, व्यापार, रणनीतिक संबंध जो साझेदारी रही है वो उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई है और भारत और जर्मनी के संबंधों को और सुदृढ़ करने, उसको और मजबूती प्रदान करने की चर्चा हुई है। तो सिर्फ जर्मनी तक ही ये सीमित नहीं है द्विपक्षीय वार्ता, बल्कि साउथ कोरिया के प्रमुख से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई है, बेहद महत्वपूर्ण रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल जी, उनके साथ में ये द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें हम आपके सामने लाए हैं। तो आज G20 के समापन का आज दूसरा एक तरह से शिखर सम्मेलन के समापन हो चुका है और इस समापन के अवसर पे ही कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उसी में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल से भी उनकी मुलाकात हुई। साउथ कोरिया और भारत के संबंध सिर्फ रणनीतिक साझेदारी, सामरिक नहीं बल्कि पारंपरिक भी हैं। हम जानते हैं भारत और साउथ कोरिया के संबंधों के अगर हम बहुत पीछे जाएं तो निखिल हम ये देखेंगे कि किस तरह से कई मौकों पर साउथ कोरिया हमारे साथ सांस्कृतिक विरासत को भी साझा करता हुआ दिखा है। याद होगा आपको अयोध्या का वो दृश्य भी। जी बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका की माफ कीजिएगा, साउथ कोरिया की वहाँ की महारानी के संबंध जब अयोध्या से जोड़े जा रहे थे और वो सारी चीज़ें थी, तो एक जो सांस्कृतिक संबंध, और जब हम कहते हैं कि संस्कृति, अभी हमारे खास मेहमान राजीव जी कह रहे थे कि संस्कृति हमको जोड़ रही है, तो G20 की जो दूसरे देशों के साथ में विविध सामंजस्यपूर्ण संबंध है और जो संस्कृति सभ्यता की बात है वो भी हमको जोड़ती है। राजीव जी, हम वापस अपने सवाल पर आते हैं कि किस तरह से इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो हम सबको एक बार और एक और जो बॉन्डिंग है, जो टैग है, वो एक उसको और मजबूत करेगा। हम आपको बता दें कि इजरायल ने इसको इतिहास की सबसे बड़ी परियोजना बताया है। निश्चित ही बड़ी परियोजना तो है ही। एक आज का दिन में कनेक्टिविटी का युग है। आप कनेक्टिविटी के लिए सारे लोग परेशान हैं, जितने बड़े बड़े मंच हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, सब कैसे कनेक्टिविटी लाए, हर तरह की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी से लेकर सी कनेक्टिविटी से लेकर, लेकिन रोड और रेल रोड कनेक्टिविटी एक थोड़ा सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। तो यह जो कनेक्टिविटी है और खास करके पश्चिम तरफ पे, तो भारत पिछले एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक कनेक्टिविटी जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ काफी जोर दे रहा था, जो काफी सांस्कृतिक रूप से हमारे लिए बड़ा करीबी राष्ट्र रहा है और अभी आर्थिक रूप से भी वो विकसित राष्ट्रों का एक समूह बन गया है, करीब 10 राष्ट्रों का समूह है। तो हम चाहते थे, लेकिन यह एक नया आयाम आया। ऑलरेडी नॉर्थ ट्रेड कॉरिडोर तो चल रहा था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जिसे कहते हैं उसको, वहां चल रहा था, प्लस एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी हमने उसमें भी काफी भागीदारी अपनी की, अपने काफी अफ्रीकन देशों को जोड़कर एशिया से ले जाए। लेकिन एक नई दिशा में जा रही है कनेक्टिविटी, ये अब यूरोप की तरफ ले जा रही है। वो पश्चिम मिडिल ईस्ट जो एक तरह से पाश्चात्य शब्द है, हम तो इसे पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका ही बोला करते, लेकिन चलिए जब आगे बात बढ़ते तो जैसे अभी हमने बात की, हम सबको कुछ ना कुछ एक अलग भाषा बोलनी पड़ती है, वह भाषा सबके समझ में आए। तो वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया वाले भी मिडिल ईस्ट से ज्यादा आजकल संतुष्ट, कंफर्टेबल फील करते हैं, तो चलिए बोल दिए। तो एक बड़ा ही इसका जिसको कहते हैं कि रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन का ग्रुप, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर पीपल ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सब में इसकी एक बड़ी जबरदस्त भूमिका होगी और काफी तेज है। देखिए ऑलरेडी यूरोप का इसमें बड़ा ही अपना एक इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव रहा है अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन को खड़ा करने में। उसके रोड कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी एलिमेंट काफी अच्छे रहे हैं। इवन यूरोप, अमेरिका क्षेत्र में, जिसे केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मत कहिए, लेकिन पूरा नाफ्टा भी इसके ऊपर काफी एक कार्य कर चुका है। उनका भी एक रोड लिंक का कनेक्टिविटी काफी प्रगतिशील है, काफी उन्नत है। तो ऐसी स्थिति में देखिए एक नया कनेक्टिविटी का रास्ता निकला है, जो कि निश्चित ही बहुत इसके हम कहते हैं कि इसका भविष्य है और हम लोग तो अभी कामना करते हैं अभी कि और अच्छा हो। और इसमें कई जैसे इसमें रिपोर्ट्स आए हैं
कि इसमें कितना आर्थिक, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे जो पेरिसेबल गुड्स है वो जो कि आप प्लेन से बहुत ज्यादा ले जा नहीं सकते हैं, ले जाना पड़ता है मजबूरी में, वैसे सारे कई गुड्स उससे आप बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं अगर आपका ये कॉरिडोर सामने आ गया। वैसे जैसे आपका जो पूरा का पूरा इलाका जो जुड़ जाएगा, और हर चुनौतियां रहेंगी, निश्चित ही हर तरह की चुनौतियां रहेंगी, लेकिन उन चुनौतियों का सामना भी करेगा, लेकिन इसमें करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ अवसर भी है। और इस अवसर का देखिए हमें उपयोग तो करना ही होगा। आप सऊदी अरेबिया से लेके आप यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेके यूरोपियन देश, यूरोप की बहुत दिनों से चल रही है। भारत को इस कनेक्टिविटी जो उनका प्रोग्राम है उसके पीछे बहुत दिनों से लगातार प्रयास चल रहा था। राजीव जी, क्या आप ये मानते हैं जब समस्या बड़ी होने लगती है तो हम हल की तरफ तेजी से बढ़ते हैं? तो जी। जिस तरह से इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को कल लॉन्च किया गया है, अब आगे इसके फ्रेमवर्क और तैयार होंगे, कैसे क्या होगा, किस तरह से तमाम, और एक तरह से कहें कि लॉजिस्टिक्स पे बात होगी, लेकिन समस्या बड़ी थी, उसका समाधान तेजी से ढूंढा गया। क्या आपको ये लगता है? एकदम बिल्कुल। देखिए इसमें बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था और कल के दिन में इसे हमने एक मूर्त रूप दे दिया। एक प्रयोग जो इसके बारे में कई हर पहलू देखे जा रहे थे। देखिए इसके कई पहलू हैं, चुनौतियां रहती हैं, लेकिन समाधान निकाला गया। और देखिए समाधान से अब जो आप वेस्ट, जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, वेस्ट एशिया जो है उसमें अभी काफी भू संस्कृति, भू राजनीति सबका वहां पर खेल हो रहा है। तो हर कोई चाहता है कि अपने विकास की गति से उस क्षेत्र को जोड़ा जाए, उसे हर तरीके से जोड़ा। देखिए वो तेल हो, गैस हो, सबसे संपन्न राष्ट्र है वो, क्षेत्र है वो। उसके यूरोप में भी अभी समस्या आ रही है। भारत ने तो चलिए अभी तत्कालीन हल निकाल लिया है, लेकिन कल को आएगा। उसके बाद एक गुड जो मार्केट के लिए, अब मार्केट के लिए एक नया प्रयोग किया जाएगा। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स काफी दिन से इस पर भी हमारे साथ काम कर रही थी, बहुत क्षेत्रों में काम कर रही थी, लेकिन एक सिमटा हुआ द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय इस तरह से चल रहे थे कार्य। अब जो है सो ये बहुपक्षीय होकर भरा है, और बहुपक्षीय होने से इसकी एक अलग एक फायदे भी है, और हो सकता है कुछ चुनौतियां भी होगी। तो चुनौतियों का तो सामना आपको करना ही होगा, कोई भी चीज आती है तो उसे आपको देखना ही होगा, लेकिन एक बहुत इसका अच्छा उन्नत भविष्य है। और यूरोपियन कंट्रीज इसमें काफी बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया, तो चाहेंगे कि वो सफल आए। और हम इसे भू राजनीति में भी एक नया प्रयोग देखते हैं। और जो अब चीन काफी दिन से इधर प्रयास कर रहा था कि उस सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव से अपने का, लेकिन चलिए हम तो कहते हैं कि इसमें प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजीव जी आपने जिस चीज का जिक्र कर ही दिया है अब, तो उस पर आगे बढ़ते ही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसके लॉन्च के साथ ही ये कहा कि कनेक्टिविटी सिर्फ एक तरह से व्यापार को नहीं बढ़ाती, विश्वास को बढ़ाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ हमें किसी भी देश के अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी है। हम आपको राजीव जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और द्विपक्षीय बैठक प्रधानमंत्री की वो अपने दर्शकों को बता दें। कनाडा, बिल्कुल, जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात रही है। जस्टिन ट्रूडो के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। जी, हम जानते हैं कनाडा और भारत के एक लंबे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो लोकतंत्र, बहुलवाद और लोगों के पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है कनाडा और इंडिया के बीच में, वो बेहद महत्वपूर्ण रहा है। कनाडा के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर मिनी इंडिया बसता है, तो इस लिहाज से भारत और कनाडा का, और जो स्टूडेंट्स, जो इंडियन स्टूडेंट्स बहुत एक बड़ी संख्या में कनाडा में पढ़ते हैं, उसके साथ ही कनाडा के साथ जो व्यापार है वो भी हमारा कई क्षेत्रों में है। जी हाँ, अब आज की तारीख में हम ये कहते हैं कि कनाडा के साथ साझी परंपराओं का पर आधारित ये दो देशों के रिश्ते कहे जाते हैं, क्योंकि भारतीय मूल के 1 मिलियन से अधिक एनआरआईज वहां पर हैं, भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, और उनमें दोनों ही देशों की संस्कृति रची बसी है। राजीव जी, आपसे इस पे एक तरह से आपकी राय इस पूरे भारत और कनाडा के संबंध पे भी। देखिए
जैसे इसे सैलेड बाउल कहा जाता है कि किसी की भी संस्कृति समाप्त नहीं की जाती है। देखिए अभी सुविमल जी बैठे हुए अमेरिका में ही, तो वो इसे ज्यादा अच्छे समाज समझा, मेल्टिंग पॉट की जगह पर कहा जाता है कि इट इज अ सैलेड बाउल। इसमें हर कोई अपने आप को पिघलाता नहीं है, एक नहीं कर लेता है, बड़ा अलग रहता है, लेकिन फिर भी वह उसे कहीं ना कहीं से उसे कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन दुखद बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से, वर्षों से वह एक खालिस्तान जैसे प्रोपेगेंडा का सेंटर बन गया है, और उसमें कई मंत्री भी शामिल रहे थे। जैसे पिछले हमारे पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बड़ा ही कड़ा रुख अपनाया था। लेकिन हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि हमारे जो ट्रूडो हैं इस बात को समझेंगे, भारत की सांस्कृतिक विविधता को, भारत की सांस्कृतिक अक्षुण्णता को, भारत के बारे में समझेंगे। एक जनतांत्रिक राष्ट्र है, तो ऐसे तत्वों को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन उसके अलावा इस मुद्दे को छोड़ दे तो उसके अलावा हम बहुत हद तक बहुत मायने में कनाडा के साथ आर्थिक रूप से और बाकी सारे क्षेत्रों में काफी मिलकर काम कर रहे हैं। G20 में भी कनाडा ने काफी अच्छा काम किया है, और हाईटेक में से लेकर सब चीजों में। आज भी जैसे यूरेनियम का भी था, यूरेनियम के लिए भी हमारे साथ वो काफी उन्होंने आगे प्रगति की और उन्होंने समझौता भी किया। तो एक छोटे मुद्दों को छोड़ दे, अब हमें लगता है कि वो समझेंगे कि खालिस्तान जैसे मुद्दों को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए और मिलकर काम करना है। तो निश्चित ही हम आगे काफी अच्छा रिश्ता हमारा बढ़ेगा, और इस जो पूरे भूभाग की हम कल्पना कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की कल्पना, विश्व की कल्पना कर रहे हैं, उसमें दोनों हम लोग साझे शक्ति के अनुसार और साझे शक्ति के आधार पर एक अलग से योगदान देने का काम कार्य करेंगे। जी, और एक बार हम वापस आपके पास आएंगे राजीव जी, जब हम इस भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। फिलहाल सुबिमल जी, आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय है, वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल के प्रोत्साहन की बात कही गई है। किस तरह से, कितना महत्वपूर्ण इसको आप देखते हैं? मैं तो देखता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि हमने अपने देश में जिस तरीका से लागू किया पिछले 10 साल में, हमने एक सेफ एंड सिक्योर और एक स्टेबल इकोसिस्टम हमने इसके ऊपर हमने आज खड़ा कर दिया है। और ये जो आधार बेस्ड KYC सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे बेनिफिट्स भी अपने लोगों को दे पाए हैं, जहां हमने करप्शन को भी दूर कर दी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जी। इसके साथ साथ जिस तरीके से हमने डिजिटल पेमेंट्स अपनाया देश में, जाकि देश के कोने कोने में भी आज लोग, अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं या रिक्शे में उठते हैं, आप देखते हैं कि QR कोड के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से आपकी पेमेंट आप कर पा रहे हैं। तो ये जो एक स्प्रेड पूरे देश में हुए हर तरीके का सिचुएशन के ऊपर, इससे हम देखे हैं कि एक स्टेबल सिचुएशन हम पैदा किए हुए लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट करके जी। और यही मैसेज जो हम तो ये इसको 5 साल 6 साल पहले भी हम दुनिया के सामने रख सकते थे, या इससे भी अगर आप पीछे जाए, हम इतने साल से सॉफ्टवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के माध्यम से हम जिस तरीका से दुनिया में अपने काम किए हुए, अपने प्रयास से अपने आप को परिचित किए हुए कि हम किस तरीके से क्वालिटी काम टेक्नोलॉजी में करते हैं और एक ट्रस्ट की इकोसिस्टम में हम करते हैं। लेकिन हमने इसको डिप्लोमेसी के माध्यम से अभी हमने ये आगे रखा है जी। और सही समय है ये रखने का, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरीका से सारे देश टेक्नोलॉजी के साथ, सारे मैं कहूंगा कि विकसित देश को अब छोड़ दीजिए, लेकिन जो ग्लोबल साउथ के देश है वो उसने भी देखे हैं कि टेक्नोलॉजी को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक इकोसिस्टम में इस्तेमाल करने से कितने फायदा होता है। तो उसमें हमारी जो अभिज्ञता है इतने साल के, हमने जिस तरीके से आगे रखा है, मुझे लगता है कि टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है। और जो हमने किया हुआ है, जो सर्विसेज हमने किया हुआ है, जो प्रयास हमने किया हुआ है, जिससे मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से जो घोस्ट अकाउंट के माध्यम से हमारे पब्लिक रिसोर्सेस निकल जाते थे, आज हमने इसके ऊपर कई सारे $बिलियन हमने अपने देश के पैसे को बचाए। यही सारे चीज ग्लोबल साउथ भी करप्शन को डील करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे नेटवर्क जो अपने देश में वो भी
लगाएंगे कि एक डिजिटल ट्रस्ट इकोसिस्टम जिसके माध्यम से केवाईसी करेंगे, डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से वो भी बेनिफिट देंगे, अपने देश में डिजिटल पेमेंट के एक इकोसिस्टम लागू करेंगे। इसमें इनको खुद को अपने आप को उस तरीके के एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा जो आज वो कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रयास इधर उधर हो रहा है। अच्छा, एक सवाल लेकिन इसके बीच में सुबीबल जी उठता है कि जिस तरह से भारत ने और जो हमारे शेरपा है अमिताभ कांत, उन्होंने कहा भी कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडिया की उसको दुनिया के देश उसको कॉपी भी करना चाहेंगे, लेकिन जब हम बात डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की और जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो कम से कम 400 करोड़ लोग दुनिया में हैं जिनका डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग से जुड़े नहीं हैं। मैं दुनिया के दूसरे देशों की बात कर रहा हूं। किस तरह से ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी और ये कहा जाए कि जो भारत ने एक रोड मैप दिखाया है, क्या ये एक सफल मॉडल के तौर पर बाकी दुनिया में भी कायम हो सकेगा? बिल्कुल होगा। सारे देश अपने अपने एक ट्रस्टेड इकोसिस्टम तैयार करेंगे जिसमें जनरली डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से वो अपने लोगों को जोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि हमने जिस तरीके से वो किया हुआ है, हमारे एक्सपीरियंस को वो आगे लेके इसमें करेंगे तो वो अपने आप की एक ऑप्टिमल तरीके से जाएंगे। इनको एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन की समय नहीं है, ना उतना पैसा है। सो ये हमारी तरफ से जो प्रयास है, मुझे लगता है कि इनको फायदेमंद होगा। और ऑलरेडी बहुत सारे बायलैटरल लेवल में वार्तालाप सरकार के साथ हो रही है और ये अगले 3-4 साल में देखेंगे, जबकि ब्राजील के समिट भी होंगे तब भी आप देखेंगे कुछ सारे ऐसे देश है जिनके साथ हमारी जो समझौता हुआ है इसके मामले में हम जिस तरीके से इनको मदद करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को सेटअप करने के लिए, उसका नतीजा उसी वक्त हम देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रयास रहा, जो समय रहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, निश्चित तौर पर समय बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन अब चैलेंजेस से पार पाके आगे निकले हैं। और जिस तरह से G20 में भी जब ये इसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन बेहद सकारात्मक सार्थक तरीके से इस पर हम आगे बढ़े हैं। जी राजीव जी, हम ये बात कर रहे थे कि लगातार जिस तरह से भारत ने G20 के इस सम्मेलन के साथ ही एक नई दिशा दी है, विश्व की तमाम चुनौतियों के समाधान के तौर पर भी उसे रखा है भारत ने। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भी 2026 जिस समय अमेरिका G20 की अध्यक्षता करेगा, उससे पहले तक क्या वो बड़े लक्ष्य है जिसे G20 हासिल कर लेगा अब यहां से लेकर वहां तक जाने में? देखिए, हासिल कर लेगा इस पर तो निश्चित ही प्रयास होना चाहिए, लेकिन हासिल कर लेना चाहिए। हासिल अगर आपको अर्थव्यवस्था को अपनी बचानी है, विश्व अर्थव्यवस्था को, तो आपको गंभीरता से इन सारे मुद्दों को उठाना होगा। अगर आप नहीं उठाते हैं तो सारा प्रयास जो है वह पानी, जिसे कहते हैं पानी फिर जाएगा इसके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता है कि जो विश्व जो कि अभी झेल रहा है 2 महासंकटों से, एक तो कोरोना के बाद का आर्थिक संकट और दूसरा जो यूक्रेन में संघर्ष चल रहा है, तो संघर्ष ही से कहेंगे, युद्ध कहने में हम थोड़ा एहतियात करते हैं, लेकिन है जो है युद्ध तो है ही। तो उनसे जो जिस तरह से आर्थिक जिसका असर हुआ है उसको आपको बहुत ही गंभीरता से इसका सामना करना है। और भारत ने एक इसका बड़ा अच्छा ब्लूप्रिंट दिया है कि आप किस तरह से इस संकट का सामना कर सकते हैं, मिलजुल कर सकते हैं। अगर आप मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे, छोटे छोटे विषयों पर, भू राजनीति के विषयों पर सब चीज का नाश करेंगे, हर तरह से राजनीति खेलेंगे, तो हर के लिए नुकसान होगा। हो सकता है जो बड़ा राष्ट्र है, जो बड़ा राष्ट्र की राजनीति होगी, जो उसके लिए ज्यादा नुकसान होगा, छोटे का छोटा होगा, ये बात सही है। लेकिन अभी देखिए भारत ने जो प्रारूप दिया है, भारत ने जो एक अच्छी खासी जो अर्थव्यवस्था का प्रारूप दिया है, उसमें सबको जोड़ने की बात हुई। देखिए अफ्रीका, आप अफ्रीका को अविकसित छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भारत ने इस चीज को पहचाना, जोरदार तरीके से पहचाना, जोरदार वकालत करके अफ्रीका यूनियन को लाया। 1 देश 2 देश 3 देश उनको नहीं लाया, क्योंकि उसमें हो सकता है कि विवाद हो जाता है कि नहीं, चलो वो थोड़ा चीन की तरफ झुका हुआ है, वो अमेरिका की तरफ झुका हुआ है, वो भारत की तरफ झुका हुआ है, वो यूरोप की तरफ झुका हुआ है। पूरी की पूरी अफ्रीका यूनियन को लाया। आज के दिन में अफ्रीका एक संसाधन संपन्न राष्ट्र है, जो जिसे कहते हैं नेचुरल।
जी राजीव जी, राजीव जी अपनी बात पूरी कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि G20 के घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र के तहत जो तमाम लक्ष्य रखे गए हैं, उन्होंने जरूर एक दिशा दी है विश्व की उन तमाम चुनौतियों को लेकर। हालांकि उस पर धीरे धीरे किस तरह से आगे बढ़ना होगा, आप नतीजों तक कब तक पहुंचेंगे, उस पर भी देखना होगा। लेकिन कुछ नए कदम, कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें जीडीपी आधारित अपनी उस पूरी दृष्टिकोण को बदलते हुए मानव कल्याण आधारित एक दृष्टिकोण को अपनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों ही दोस्त मेहमानों का, सुविमल भट्टाचार्य जी का और राजीव जी का भी। जी बिल्कुल। और इस सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाएं तो इससे जुड़ी हुई कुछ खबरें भी आपको दिखा दें। शिल्प बाजार में हिमाचल प्रदेश का स्टॉल भी सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। रंग बिरंगे स्थानीय उत्पाद, हाथ के बने खिलौने खासतौर पर विदेशी मेहमानों को बेहद पसंद आ रहे हैं। ये स्टॉल हिमाचल की कला को विश्व स्तर पर पहचान दिला रहे हैं और इसके बारे में हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह ने खास पड़ताल की है। एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी राज्य है और यहाँ की जो शिल्प कला है काफ़ी मशहूर है। क्या कुछ आप शोकेस कर रहे हैं हिमाचल की तरफ से जब G20 के हमारे मेहमान यहाँ आए? हम हिमाचल के लिए G20 में शोकेस करने के लिए सारे GI प्रोडक्ट्स लाए हैं, विच इंक्लूड्स हमारा चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, कुल्लू शॉल्स, किन्नौरी शॉल्स, एडिबल्स, कांगड़ा टी, काला जीरा। हमने नए अभी रिसेंट मौक़ों में हमने नए टॉयज़ डेवलप करवाए हैं जो बिल्कुल हमें लगता है परफेक्ट गिफ्ट होंगे सूवेनिर्स ले जाने के लिए। हमारे साथ एक धर्मशाला से NGO जुड़ा है जिन्होंने हमारे साथ ये लोकल शीप वुल में यैक्स एंड शीप बनाए हैं। ये काफ़ी हमारे डेलीगेट्स ने पसंद किए हैं। एंड इसके अलावा उन्होंने और भी ये स्पीति का कपल, ये गद्दन कपल, ये हमारे डेलीगेट्स को काफ़ी पसंद आ रहा है। जो मेहमान आए हैं उनके लिए और यूनिक क्या आपने एक तरह से रखा है कि देखते ही पसंद आ जाए? सर सारे डेलीगेट्स को पहले तो हमारे चंबा रुमाल बहुत पसंद आ रहे हैं। उसका नॉलेज उनको इतना नहीं पता था, बट हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपना क्राफ्ट प्रोपोगेट कर पा रहे हैं। चंबा रुमाल एक आर्ट है जो 2 रुखा टांका से बनती है। ये फ्रंट और बैक में दोनों तरफ सेम ही आता है। द प्रोसेस स्टार्ट्स कि पहले एक मिनिएचर आर्टिस्ट ड्रॉ करेगा, फिर उसको सिल्क थ्रेड से एम्ब्रॉयडर करेगा, जिसको बहुत टाइम लगता है। ये पीस पद्मश्री ललिता वकील जी ने बनाया है और हमारे सारे पीसेस उनके थ्रू आए हैं एंड ये सबको बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है एंड काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए हिमाचल की अपनी एक ब्यूटी है और हाल ही में वो बाढ़ से प्रभावित रहा है, तो उन कारीगरों की जो हस्तशिल्प है यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और जब डेलीगेट आ रहे हैं तो उसे सराह भी रहे हैं, खरीद रहे हैं। और साथ ही साथ जो ये आपने टॉय की देखा, ये टॉय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लोकल फॉर वोकल, और अपनी जो खिलौना है उसको आप खरीदें तो निश्चित तौर पे जब उससे बढ़ावा मिलेगा हमारे हस्तशिल्प उनके में जो लोग कारीगर लगे हैं उनको, और सब जो प्रोडक्ट है वो करीब करीब GI टैग वाला है और इससे एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है G20 के इस शिखर सम्मेलन में जब क्राफ्ट बाजार में इनका स्टॉल लगा है। कैमरामैन संदीप के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, क्राफ्ट बाजार। तो शिल्प बाजार से ही हमारे साथ और हमारे साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं, भारत मंडपम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ नितेंद्र सिंह, शैलेंद्र मिश्र और मुकेश शुक्ला। आज दिन भर की हलचल को लेकर कैसा रहा सम्मेलन का दूसरा और आखिरी दिन? आप तीनों ही संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। 2 दिन से जानना चाहेंगे बड़े मसले, ठोस मुद्दों से इतर, अगर हम साइडलाइंस पे भी पूछें और ये कहें कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती क्या वो मुख्य चीजें रही हैं आज दूसरे दिन G20 में? बिल्कुल ऋतु, जो हमारी सॉफ्ट पावर है वो किस तरह से दिखी है G20 शिखर सम्मेलन में, इस पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी नितेंद्र सिंह और मुकेश शुक्ला के साथ। मुकेश, आज दिन भर शिल्प बाजार में थे, देख रहे थे जो प्रतिनिधि आए थे दुनिया भर से, खरीदारी कर रहे थे, उनको बताया जा रहा था कि किस राज्य का एक खास सामान है। आप देखें कि UPI का इस्तेमाल भी हो रहा था। क्या देखा आपने?
क्या आपने जो शिल्प बाजार में देखा? आप काफी कल्चर 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि कवर कर रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र जी, जिस तरह से शिल्प बाजार में आए और वहाँ पे जो डेलीगेट्स आए, जो लोग वहाँ खरीदारी करते, और जो शिल्प बाजार में हमारे आर्टिस्ट आए हैं दुनिया भर से जो स्टॉल लगाए हैं, उनकी खासियत ये थी कि हर एक यूनिक स्टॉल था वहाँ पर, चैलेंज के साथ वो चीज़ें बना करके दे रहे थे। एक क्ले मास्टर से हमने बात करी जो पद्मश्री अवार्डी थे, और उन्होंने बताया कि वो पौंडीचेरी से आते हैं, 30 सेकंड में वो क्ले मिट्टी से बना करके आपको मिनिएचर दे देते हैं, साथ ही साथ पेपर बोर्ड से बना करके। यानी किस तरह से आप इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। वो संदेश दे रहे थे, लेकिन जो डेलीगेट्स आए थे उनका रिएक्शन क्या था? वो तो बहुत चाव से देख रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं भी गया था जब आप लोगों ने बुलाया, तो वो देख रहे थे कि इतनी विविधता है, इतनी शिल्प है भारत में, वो काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। बिल्कुल, उनके लिए काफी यूनिक था, क्योंकि वो जो भी चीजें सुनी होगी उन्होंने, यहाँ उनको आज एक मंच पे मिला, वो यूपीआई का इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, वहां पर उन्होंने पेमेंट भी करी, उनके बड़ा यूनिक फॉर्मेट था। साथ साथ वो जा रहे थे, जो हमारे चूड़ी के शिल्पकार थे, उन्होंने किस तरह चूड़ी बना करके हैंड टू हैंड आपको दी, और ये सब ऐसा मटेरियल था कि जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। और एक एक्साइटमेंट, वो शॉल ले रहे थे, हिमाचल के स्टॉल पे गए, हिमाचली टोपी उन्होंने पहनी, तो उसका एक फ्लेवर, एक कल्चर, जो हिंदुस्तान की विविधता है, उनको एक मंच पर लेकर के आए, और उनमें ये देखने को मिला कि हिंदुस्तान में कितना कुछ है, कितना स्कोप है। बड़ी बात आपने कही है कि विविधता में एकता, ये हमारी पुरानी विरासत है और यही हमारी मजबूती भी है। निश्चित तौर पर देखें, शैलेंद्र, आपसे चाहेंगे कि नितिन से आप ये पूछिए कि किस तरह से वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के साथ ही साथ जीआई टैग को भी भारत ने अपने इस पवेलियन से प्रदर्शित भी किया और बताया भी कि किस तरह से डिजिटल होते भारत में क्या बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं, और वो भी इस एक तरह से कहें तो हस्तशिल्प की पूरी उस दुनिया में। बिल्कुल उसी पर आ रहा था ऋतु। आप पिछले 2 दिनों से लगातार शिल्प बाजार में हर स्टॉल पे जा रहे हैं, वहाँ की खासियत देख रहे हैं। जीआई टैग पर आपने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की, स्टोरी की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश का जो अब देश भर में हम देख रहे हैं मशहूर हो रहा है, उत्तर प्रदेश का पवेलियन भी था। तो ये जो जीआई टैगिंग हुई है, इस पर जो आपने बातचीत की, क्या कहना है? लोगों की क्या राय थी? और जो विदेशी डेलीगेट जो आए थे उनसे भी आपने बात की, वो अपने अनुभव बता रहे थे, क्या कहना है उनका? देखिए, भारत का जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और वो उन तीनों का सम्मिश्रण आप यहाँ देखेंगे। एक तो किस तरीके से हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और हम परंपरागत तरीके से पीढ़ियों से जो कला है हमारी शिल्प कला वो आगे बढ़ती आ रही है, साथ ही साथ उसको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा गया है यहाँ पे। और जहाँ तक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है, उत्तर प्रदेश में और जितने भी यहाँ पर लगे हैं जीआई टैग वाले उत्पाद लगे हुए हैं, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से उत्तर प्रदेश में ये फायदा हुआ कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट की उत्पाद थी, जो हस्तशिल्प की कला थी, उसको एक मौका मिला, उभार आया, सरकार ने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। वो तो हम जानते हैं। तो जब ये उत्पाद ग्लोबल हुआ, एक जिले का कोई उत्पाद जब ग्लोबल हुआ जीआई टैगिंग से, तो उस बारे में एक तरह से क्या अनुभव रहा? निश्चित तौर पे जब डेलीगेट यहाँ पर आए तो वो देख रहे थे, खरीद भी रहे थे, और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आधे घंटे में पूरे भारत की आप दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सभी राज्यों के स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं और वो भारत की जो सांस्कृतिक झलक है, हस्तशिल्प कला है, उसको उन्होंने देखा और जो पेमेंट किया, खरीदारी भी की और जो पेमेंट किया वो यूपीआई के थ्रू किया। इसके अलावा इस बात से वो खुश थे कि जो भारत की जो खान पान है वो भी जिस तरीके से आदर सत्कार हुआ और जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है उससे भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हम देख रहे थे मिलेट्स का हलवा, मिलेट्स के तमाम उत्पाद खाने में पूछना चाहेंगे शैलेंद्र, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। 2 दिनों तक इस पूरी कवरेज में आप रहे, इंटरनेशनल मीडिया भी वहां पर रही, साथ में आप रहे, किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने इस पूरे G20 को देखा, कैसे वो समराइज करेंगे अगर आप उसको बताना चाहें? और साथ ही साथ ये भी जोड़िए उसमें जो आर्ट एंड कल्चर का की एक जो झलक भारत मंडपम में दिखती थी, वो इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह से लिया? कि देखिए, जो विदेशी मीडिया आया था उसमें तमाम लोग ये कह रहे थे कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इतना बेहतरीन एक अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर होगा। यहाँ पर भूतल पे RBI इनोवेशन सेंटर, डिजिटल एक्सपीरियंस जोन होगा, और भारत ने जो सफलता हासिल की है उसका एक अनुभव इतने कम समय में एक मंच पर एक जगह उन्हें हासिल हो सकेगा। और दूसरी ओर उन्हें जिस लिए वो आए हैं G20 सम्मेलन के लिए, उसके लिए वर्किंग स्टेशन, अत्याधुनिक स्पीड कैसे हम
देखेंगे कि वाईफाई, इसके साथ ही साथ कंप्यूटर, इसकी सुविधा होगी। और वर्किंग स्टेशन आप जाना 1300 से ज़्यादा वर्किंग स्टेशन थे, बड़े बड़े ब्रीफिंग हॉल थे जहाँ बड़ी संख्या में लोग बैठकर एक साथ पत्रकार वार्ता में शामिल हो सकते थे। इस तरह के वातावरण में और लजीज व्यंजनों के साथ उन्हें ब्रेकफास्ट मिल रहा था, खाना मिल रहा था, लंच डिनर मिल रहा था। तो इस तरह से आतिथ्य भाव के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये सम्मेलन होगा और भारत में ये हो सकता है जो तमाम दुनिया के बाकी देशों, बड़े देशों में भी इस तरह से इंतजाम नहीं दिखाई देता। तो काफी खुश थे, प्रसन्न थे और संतुष्ट थे कि यहाँ दिल्ली में जब G20 सम्मेलन हो रहा 2 दिन में, हम जानते हैं कि आज उसका समापन हुआ, इतना शानदार इंतजाम किया गया। और दूसरी बात जो बता रहे थे कि एक अनुभव लेकर जा रहे हैं, सिर्फ आतिथ्य सत्कार का नहीं, पूरे भारत का, कि भारत की पूरी झलक जो भारत मंडपम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र तक दिखाई देती थी। दीवालों पर जो राज्यों की संस्कृति, अलग अलग राज्यों की खासियत, भूतल पर हम जानते हैं सिल्क बाजार में तमाम डेलीगेट्स ने, पत्रकारों ने भी खरीदारी की कि यहाँ से कुछ यादें लेकर जाना चाहते हैं। उत्तर पूर्व का शॉल लेकर गया, कोई हिमाचल की टोपी लेकर गया, कोई एक तरह से देखे अन्य जो डिजिटल एक्सपीरियंस का अनुभव है वो लेकर गया। एक हम डेलीगेट, उनसे उनका देश तो नहीं पूछ पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको देखकर बहुत हतप्रभ है कि भारत ने उल्लेखनीय इतना सफलता हासिल की है इनोवेशन में, जहां पर अब यूपीआई में इतना ज्यादा एक तरह से देखें लोग पेमेंट कर रहे हैं। नए नए इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जो जोन है उसमें उन्होंने अनुभव किया। तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट थे कि बेहद शानदार आयोजन रहा, आतिथ्य भाव के लिहाज से, अत्याधुनिक सुविधाओं के लिहाज से, और किसी पत्रकार को जो कवर करने आया था कोई दिक्कत नहीं हुई, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर थी, और साथ ही साथ आने जाने की बात हो या फिर यहाँ पर इंतजाम की बात हो, उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। और दूसरी बात है कि एक दिक्कत होती है, अक्सर पत्रकार इस बात को लेकर चिंतित होता है कि किसी देश में वो कवरेज के लिए जाए तो व्यस्त समय में से, ऋतु और निखिल आप जानते हैं कि जब हम विदेश जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि शायद हमें थोड़ा समय मिल पाए, उस शहर के बारे में थोड़ा जान पाए, कहीं मशहूर जगह पे जा पाए। तो यहाँ तो दिल्ली में बैठे बैठे पूरे भारत के बारे में जानने का एक मौका अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में मुहैया कराया गया था कि उत्तर पूर्व में क्या खासियत है, गुजरात की क्या खासियत है, हिमाचल की क्या खासियत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कि थोड़े समय में 30 मिनट में एक खाका भारत के बारे में उसका अनुभव लेकर लोग जा रहे थे और आधुनिक भारत की तस्वीर भी लेकर जा रहे थे जब डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन गए। निश्चित तौर पर देखिए, जब आदमी जाता है और वहाँ से वापसी होता है तो कुछ न कुछ खरीद कर ले जाता है अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए या खुद के लिए भी। और यही मैंने देखा। अब से थोड़ी देर पहले ILO के DG आए हुए थे और उन्होंने राजस्थान के काउंटर पे गए, गुजरात के काउंटर पे गए और जो सरस आजीविका है वहाँ भी गए। हम कहना चाहेंगे कि जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत की थी तो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है, और वुमेन लेड डेवलपमेंट की अगर बात हो रही है तो सरस आजीविका एक हमारा एग्जाम्पल है और यह स्टॉल में दिखाया गया। क्योंकि जो स्वयं सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ी हैं, लाखों महिलाएं उससे रोजगार पा रही हैं। आज लखपति दीदी कई गांव में बन गई हैं, जिसका हम जिक्र करते हैं। तो न केवल हम बात कहते हैं, हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिखा भी रहे हैं। G20 को एक संदेश भी है कि भारत ने जो करके दिखाया है, G20 के बाकी देश मिलकर एक साथ करें। तो निश्चित तौर पर हमने वो एक झलक देखी और जो चर्चा निखिल और ऋतु हम कर रहे थे। शैलेंद्र, हम चाहेंगे नितेंद्र ने कुछ ऐसे डिजिटल इनिशिएटिव्स, इनोवेशन को जो प्रदर्शित किया गया है दुनिया की मीडिया के लिए भी भारत ने तमाम पवेलियंस में, वो नितेंद्र का अपना अनुभव है। हम चाहेंगे कि नितेंद्र उस पर भी थोड़ा सा बताए कि किस तरह से पवेलियंस में उन तमाम एक तरह से इनिशिएटिव्स को प्रदर्शित किया गया और भारत के बारे में क्या कुछ वो पता चल रहा है लोगों को भारत पहुंच के, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री तमाम वैश्विक पटल पर करते रहे हैं कि आइए और बदलते भारत को देखिए। देखिए, जो एक पवेलियन के जरिए बदलता भारत, आधुनिक भारत जो प्रदर्शित किया गया है, उसका अनुभव क्या रहा। चूंकि आप सिल्क बाजार के बगल में ही, ठीक सिल्क बाजार से जो आप निकलते हैं तो आपने RBI इनोवेशन सेंटर वहीं पर है केंद्र, तो देखा होगा कि वहाँ लोग कौतूहल से जा रहे थे और कैसे मिनटों में अब किसान लोन पा सकते हैं वो देख रहे थे, डिजिटल रिव्यू के बारे में समझ रहे थे। तो वो भी देखा होगा कि भारत जो आधुनिक हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उस बारे में लोग क्या कह रहे थे पवेलियन में जो उनको अनुभव हुआ। देखिए, सब लोग UPI के जरिए यहाँ पेमेंट कर रहे थे और मैंने 2-3 लोगों से बातचीत की और मैं देख भी रहा था। उन्होंने ये कहा कि जो क्रेडिट कार्ड है उससे ज़्यादा बेहतर है
आसान है और जल्द ये पेमेंट कर पाते हैं और उससे वो प्रभावित है। कई लोगों ने तो ये कहा कि पहली बार हम ये कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा के डेलीगेट थे या इटली के डेलीगेट थे या फिर यूके के डेलीगेट थे, उन सब ने यही बात कही। साथ ही साथ जो डिजिटल एक्सपीरियंस जोन बना है उसमें ई संजीवनी, बिल्कुल हम खत्म करना चाहेंगे, वापस आना चाहेंगे ऋतु, चूंकि हमें थोड़ा सा निर्देश मिला है कि इसे खत्म किया जाए। अगर आप अनुमति दें तो हम लोग अपनी बातचीत खत्म करें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। इस विस्तार से पूरा भारत मंडपम में किस तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा को दर्शाया गया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, नितेंद्र और मुकेश शुक्ला, आप तीनों का। और G20 सदस्य देशों के नेताओं, शिखर सम्मेलन में आमंत्रित वैश्विक नेताओं और दिग्गजों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट जाकर एक साथ आज सुबह नमन किया। तो वहीं भारत की धरती से एक बार फिर अहिंसा, शांति, समृद्धि और सह अस्तित्व का संदेश दुनिया को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर वैश्विक नेताओं को खादी का अंगरखा पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के शाश्वत आदर्श सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारी सामूहिक दृष्टि का मार्गदर्शन करते हैं। वैष्णव जन तो पीड़ पराई जाने पर दुख उपकार करे तोए पर। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए तमाम वैश्विक नेता दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे और एक साथ बापू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के अलावा ब्रिटेन, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने बापू को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने भी बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने वाले वैश्विक नेताओं में तुर्की, मिस्र और नाइजीरिया के राष्ट्रपति शामिल रहे। इटली, बांग्लादेश, सिंगापुर और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के अलावा ओमान के उप प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, रूस के विदेश मंत्री, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक, विश्व बैंक के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के अलावा स्पेन के उपराष्ट्रपति और नीदरलैंड और चीन के प्रधानमंत्रियों ने भी बापू को नमन किया। राजघाट पर पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं को अंगरखा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पृष्ठभूमि में बापू कुटी का चित्र दिखाई दिया। महाराष्ट्र में वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम में स्थित बापू कुटी 1936 से लेकर 1948 में महात्मा गांधी के निधन तक उनका निवास स्थान था। प्रधानमंत्री मोदी सभी वैश्विक नेताओं को बापू कुटी के महत्व के बारे में समझाते नजर आए। इसके बाद नेताओं ने लीडर्स लाउंज में शांति दीवार पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि राजघाट पर G20 परिवार ने शांति, सेवा, करुणा और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसे जैसे विविध राष्ट्र एकजुट हो रहे हैं, गांधी जी के शाश्वत आदर्श सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारी सामूहिक दृष्टि का मार्गदर्शन करते हैं। दरअसल महात्मा गांधी के आदर्श दुनिया के देशों को एक वैश्विक समुदाय के रूप में एकजुट करते हैं। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के उनके विचार आज भी विश्व शांति और समृद्धि के बेहद प्रासंगिक हैं। उनका राष्ट्रवाद भी वसुधैव कुटुंबकम के विचार से प्रेरित था, जिसे वो सिर्फ एक राष्ट्र के हितों तक सीमित नहीं मानते हुए उसे विश्व कल्याण की दिशा में विस्तृत करने पर जोर देते थे।
ये बापू के महानतम विचार और व्यक्तित्व का ही परिचायक है कि दुनिया के इतने सारे नेताओं ने एक साथ उनकी समाधि पर उन्हें नमन किया। ये बापू के विचार की सार्वभौमिक स्वीकार्यता भी है। उनके विचार जाति, धर्म और राष्ट्र राज्यों की सीमाओं से परे हैं। G20 के सफल आयोजन के जरिए भारत ने दुनिया को संदेश दिया है कि गांधी जी के विचारों से ही सबकी उन्नति मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के पवेलियन में शिल्प बाजार लगा है। इसमें भारत के कई राज्यों के शिल्पकारों और कलाकारों के हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। शिल्प बाजार में देश भर की कला और शिल्प की झलक देखने को मिल रही है। विदेशों से आए मेहमानों को भारतीय सामान बेहद पसंद आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में विदेशी मेहमानों ने खरीदारी तो उन्होंने की ही, इसके साथ ही साथ भारत की संस्कृति और कला से भी वो रूबरू हुए। भारत मंडपम के शिल्प बाजार में आप देखिए कि जो विदेशी मेहमान हैं आज वो खरीदारी कर रहे हैं और इस शिल्प बाजार में देश के अलग अलग राज्यों के जो हस्तशिल्प कला है उसका एक मार्केट लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है, हर राज्य का अलग अलग। और आप देखिए मेरे पीछे ये जो डेलीगेट है, आज चूँकि समिट का आखिरी दिन है तो लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। Actually, it's very interesting for us because we see all the culture and the expertise of the craftsmen and women of India, and we can also understand something about the different regions and the different both crafts product and but also some tea. It is a wonderful experience for us. We bought some pashmina scarves. We just love it. I think this is fantastic to go through all these craft stalls, and we just bought pashminas, which are very popular in Italy. So wonderful to have organized all of this. Absolutely beautiful handicraft here, and it's wonderful of the Indian government to have created this area. It makes us discover India. इस तरफ देखिए नॉर्थ ईस्ट फोकस स्टेट के तौर पे है और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं एक लाइन से उनका स्टॉल लगा हुआ है और जितने भी हमारे मेहमान हैं आप देखिए वो जा रहे हैं उन स्टॉल पे और नॉर्थ ईस्ट के जो उत्पाद हैं काफ़ी पॉपुलर हैं। कल भी हमने देखा था कि कई डेलीगेट्स ने खरीदारी यहाँ से की थी और आज भी देखिए काउंटर पे लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए नेशनल बम्बू मिशन है और यहाँ पर भी डेलीगेट आए हुए हैं, कुछ लग रहा है कि खरीदारी कर रहे हैं। और बम्बू मिशन लाइफ का ही एक पार्ट है। मिशन लाइफ जो प्रधानमंत्री का एक इनिशिएटिव है जिसमें जो हमारी जीवन शैली हो वो पर्यावरण के अनुकूल हो ताकि जो हमारी धरती है वो सुरक्षित रहे। वन अर्थ वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत है और ये भी काफ़ी लोकप्रिय स्टॉल है हमारे जो delegate है, मेहमान है, उनके लिए. It's very beautiful. I mean, you can experience all the things from India. I mean, all the states. I mean, yeah, it's very beautiful. We all know that India may be the pharmacy capital of the world, but it is also a capital for indigenous crafts, handmade crafts, all beautiful. It's all here. Every state is represented, every craft is represented, and it's just a joy to witness this, and everyone is discovering it. क्राफ्ट बाजार का मकसद ही था कि जब G20 शिखर सम्मेलन में डेलीगेट आए तो वो भारत की संस्कृति, कला और जो हमारे शिल्पकार हैं उनकी बनाई हुई कृतियों को न केवल देखें बल्कि खरीदें। और ये मंच इसलिए भी मुहैया कराया गया क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल सके और जिस तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपने काम को करते आ रहे हैं उसको एक मान्यता भी मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बने और उनकी बिक्री भी बढ़े। कैमरामैन राहुल के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, भारत मंडपम। और G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय परियोजना संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय बनाया गया है। संस्कृति गलियारा G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों की साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें G20 सदस्यों और 9 आमंत्रित देशों की प्रतिष्ठित और उल्लेखनीय सांस्कृतिक वस्तुएं और विरासत शामिल रही। और भारत की तरफ से अष्टाध्यायी को प्रदर्शित किया गया है। ये अष्टाध्यायी
की एक पांडुलिपि है जो 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि द्वारा रचित एक प्रतिष्ठित व्याकरण का ग्रंथ है। इंडोनेशिया की तरफ से बाटिक सारूंग कपड़ा को प्रदर्शित किया गया है। बाटिक पोशाक जावानीज संस्कृति में पवित्र महत्व रखती है, जिसे कपड़े पर पिघला हुआ मोम लगाकर तैयार किया जाता है। ब्राजील की तरफ से राष्ट्रीय संसद भवन के मॉडल को प्रदर्शित किया गया। अर्जेंटीना की तरफ से पोचो को प्रदर्शित किया गया है। पोचो एक आयताकार कपड़ा है जिसमें एक सिर खुला होता है। सिर की जगह के लिए वो हिस्सा खुला होता है, जिसे पहली बार 1100 ईस्वी के आसपास सैन जुआन प्रांत में खोला गया था। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। 1963 में पूरी हुई मास्टर कलाकार नारिटिजिन मयुमुरु की ये पेंटिंग योलू लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और लोक कथाओं का पर्याय है। कनाडा की तरफ से समुद्री राक्षस का एक मुखौटा प्रदर्शित किया गया है। इस मुखौटे की कथा एक मूल कहानी की याद दिलाती है, जिसमें एक पानी के नीचे राक्षस ने एक गांव को बाढ़ से बचाया था। और चीन की तरफ से लोटस तालाब डिजाइन के साथ फहुआ ढक्कन वाला जार प्रदर्शित किया गया है। यह दुर्लभ फहुआ बर्तन किंग सम्राट के आधिकारिक भट्टे की एक बहुमूल्य रचना है। यूरोपीय संघ की तरफ से एक कांस्य प्रतिमा को प्रदर्शित किया गया है। इस कांस्य प्रतिमा को बर्लिन स्थित कलाकार अन्ना फ्रांजिका श्वार्ज़बर्ग ने प्रख्यात वैज्ञानिक मैरी क्यूरी को श्रद्धांजलि के रूप में तैयार किया था। और फ्रांस की तरफ से नीले रंग की पृष्ठभूमि और तितलियों और ट्रिफल्स की सजावट के साथ ऑक्सरे फूलदान को प्रदर्शित किया गया है। जर्मनी की तरफ से वॉक्सवैगन ओल्ड बीटल की लघु प्रतिकृति दिखाई गई है, जो कि जर्मनी की इंजीनियरिंग कौशल के प्रतीक के रूप में खड़ी है। तो तमाम देशों की प्रतिकृतियों को वहां प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया। और G20 सम्मेलन में भारत वाद्य दर्शनम कार्यक्रम में प्राचीन और परंपरागत वाद्य यंत्रों को भी बड़ा मंच मिला। वाद्य यंत्रों से जुड़े कलाकार यहां प्रस्तुति देकर बेहद खुश और उत्साहित दिखे। मेरा नाम मनोज कुमार दास है, मैं आसाम बरपेटा से हूँ। बहुत अच्छा लगा और जो हमारा जो इंडियन कल्चर है वो दुनिया के सामने प्रकट होगा और इसलिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तो मेरा दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस देश को इतना आगे बढ़ाया, हमारा भारत को इतना आगे बढ़ाया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ दिलों से। नमस्कार, मैं प्रीतम छेत्री सिक्किम से और मैं बांसुरी बजाता हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट से। ये मैसेज जा रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है ना, कि सब जगह से हम लोग अलग अलग हैं पर एक ही भारतीय है। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मेरा नाम योगिता अरुण तांबे, मैं मुंबई से हूँ। बहुत अच्छा और अलग अनुभव है और हम वैसे तो संगीत क्षेत्र में बहुत सालों से हैं, लेकिन ये सबसे अलग अनुभव हम कह सकते हैं कि एक तो हम भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने और ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह नामधारी है। मैं पंजाब लुधियाना श्री भैनी साहब से आया हूँ। सदगुरु जगजीत सिंह सदगुरुदेव सिंह जी की आशीर्वाद, अपने उस्तादों के आशीर्वाद से मैं तार शहनाई यहाँ बजाने का मुझे मौका मिल रहा है। संगीत नाटक अकेडमी और मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि यहाँ बजाने का मुझे मौका मिल रहा है।
और निखिल, ऐसा लगता है कि G20 की अध्यक्षताओं में भारत शायद वो पहला देश होगा जिसने आमजन को इतनी बड़ी संख्या में G20 के शिखर सम्मेलन के साथ जोड़ा, इस मंच पर मौजूद रखा, जो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें प्राचीन और परंपरागत वाद्य यंत्रों को भी बड़ा मंच दिया गया इस शिखर सम्मेलन में। इसको पीपल्स G20 कहा गया। और सबसे खास बात है कि जब ये कहा जा रहा है कि 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक इसकी बैठकें हुई, तो इसका एक मकसद ये भी रहा कि आम लोगों के बीच में भी इसका प्रसार हो सके। जो बाहर से डेलीगेट्स आए वो हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी परंपराओं से रूबरू तो हो ही सके, जो हमारे देश के लोग हैं वो भी इसमें अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। आप सोचिए कि उन 60 देशों में माफ कीजिएगा 60 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, वहाँ के जो आर्टिजन्स थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, वो सब उससे जुड़े, वो सब G20 की बैठकों में जो तैयारियां हो रही थी उससे जुड़े। तो एक कहीं ना कहीं रोजगार भी प्रदान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ। जो कई बार ये सवाल लोग उठाते हैं कि हमारे देश को क्या मिला या आम लोगों को क्या मिला, शायद ये एक थोड़ी सी समझ है, अगर इसको इस तरह से समझना चाहे तो बेहतर हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और 8 करोड़ से ज्यादा जन जागरूकता अभियान के तहत अभिभावक, छात्र लोग जुड़े हैं इस पूरे G20 के पिछले 9 महीने के इस पूरे सफर में, जहां तमाम वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, शेरपा बैठक हुई है, फाइनेंस ट्रैक की बैठकें हुई हैं। उस दौरान हमने देखा कि किस तरह से लोगों की भी एक भागीदारी रही है। और जब हम बात करते हैं कि G20 एक आर्थिक मंच है, इस आर्थिक मंच से देश की संस्कृति और सभ्यता की जब बात होती है तो वो इस तरह से जुड़ती है। जब हम देखते हैं कि भारत मंडपम, जहां पर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, जब वहीं पर देश भर से तमाम राज्यों के एक तरह से शिल्पकार मौजूद हैं, अपनी अपनी उस कला को लेकर, उन कलाओं को लेकर प्रदर्शित करने के लिए, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उसे पहुंचाने के लिए। हालांकि हम जानते हैं कि भारत की हस्तकला दुनिया भर में उसकी एक तरह से वाहवाही है, दुनिया भर में उसे जाना जाता है, पहचाना जाता जब है। वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, और जब इस तरह की बातें करते हैं तो ये लगता है कि हम सिर्फ अपने देश की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं तो ये समझा जा सकता है कि उसका कितना व्यापक प्रचार और प्रसार होता है, क्योंकि ये जो डेलीगेट्स थे एक तरह से वो राजदूत थे अपने अपने देशों के, और वो आए और जब वो यहाँ से जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो एक छवि भारत की लेकर जाएंगे, सॉफ्ट पावर की भी, वो भी निश्चित तौर पर एक काबिल तारीफ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। भारत मंडपम में ही भारत वाद्य दर्शनम के जरिए ऐसे वाद्य यंत्रों के बारे में भी जानने का अवसर मिला लोगों को, जो या तो दुर्लभ है या लुप्त हो चुके हैं। कलाकार इस बात से बेहद उत्साहित हैं कि उनकी कला को पहचाना गया और विश्व स्तरीय मंच इस कला को दिया गया। Sri Kiran, I've come from Mysuru, Karnataka, and I play the Carnatic flute. This is possible because of our Prime Minister ji, Shri Narendra Modi ji, who has brought us all together, who has brought the summit, G20 summit here, and it's because of him that this is possible. मेरा नाम इशफाक हमीद भट्ट है और मैं एक रबाब आर्टिस्ट हूँ। मैंने अपने फादर से सीखा है, जो मेरे गुरु जी है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने G20 समिट करा और हमारे लिए ये गर्व की बात है। Namaste, my name is Gauri Banerjee. I'm an A-grade Sarangi player. I especially thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for giving us this opportunity for hosting G20 in India and propagating our rich culture to the world. Hello, my name is Kingsim Lepcha and I'm from Sikkim, Gangtok, and I'm playing here Lepcha folk instrument. And first of all, I'd like to thank Mr. Narendra Modi ji for inviting us. तो कुछ खास बातें आपने देखी होंगी। एक तो देश के तमाम कोने कोने से जो अंत में सज्जन आए, उन्होंने कहा मैं सिक्किम से हूँ और कच्चा फोक यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ। और आपने उसमें कुछ बच्चे भी थे, आपने उत्साह देखा उनका कि किस तरह से उत्साह से उत्साहित है। जो एक और सबसे बड़ी बात है कि उत्साह संक्रामक है, ये देशवासियों में एक से दूसरे को पास ऑन हो रहा है। और ये शायद इस उपलब्धि को हम बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो पूरे देश के लोग हैं वो भी
भी इस पे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, वो तमाम लोग जो वहां पर हिस्सा बने हैं, भारत मंडपम तक पहुंचे हैं अपनी कलाओं को लेकर, अपने वाद्य यंत्रों को लेकर, जिनकी पहचान धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो लुप्त हो चुके हैं, आज जब वो वापस अपने शहरों में, अपने राज्यों में लौटेंगे तो वो ये संदेश लेके लौटेंगे कि देश ने किस तरह से उन्हें एक मौका दिया है। हो सकता है ये तमाम कलाएं और हस्तशिल्प को लेकर सरकारी योजनाओं के तहत तमाम प्रोत्साहन दिए जा रहे हो, लेकिन इस तरह का प्लेटफॉर्म जहां उन्हें एक तरह से शोकेस किया जाता है, वो भारत की एक ताकत के रूप में दिखाई देते हैं, वो भारत के एक गौरव के रूप में दिखाई देते हैं, वो भारत का अभिमान दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और टू वे विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। जब हम कहते हैं कि डेलीगेट्स आए, उन्होंने देखा, तो उनके लिए भी एक भारत का जो, जब हम कहते हैं कि भारत की सभ्यता, भारत का आर्ट, भारत का कल्चर जब वो देख रहे हैं, और विदेशी अपनी यात्राओं में इस बात का उल्लेख करते रहे हैं निखिल कि भारत की उस बदलती तस्वीर को देखिए, जिसमें भारत की बदलती डिजिटल तस्वीर है कि तमाम डिजिटल लेन देन किस तरह से भारत कर रहा है, भारत किस तरह से प्रगति कर रहा है, भारत में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार काम हुआ है। तो उसने भारत हमारे संवाददाताओं ने अभी आपने देखा कि वो लोग बार बार कह रहे थे कि जो बाहर से डेलीगेट्स आए थे और खासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया, वो अभिभूत थे, क्योंकि एक जो छवि कहीं ना कहीं भारत की पिछले कुछ समय में जो बनाई गई थी आज़ादी के बाद से, वो छवि, वो मिथक अब टूट रहा है। और जो भारत की एक सशक्त राष्ट्र की विद सॉफ्ट पावर, वो जो बन रही है, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है, उसको देखा जा सकता है। फिलहाल भारत वाद्य दर्शनम कार्यक्रम में ऐसे ऐसे कलाकार भी पहुंचे थे जिनका हुनर किसी को भी हैरान कर दे। कलाकार विश्व के अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुति देकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम इसमाइल है, मैं जात का जत हूँ, जाट नहीं जत, माल मवेशी चराने वाले। तो जोड़िया पावा में बजाता हूँ और मोरचंग भी बजाता हूँ, उसके साथ गाता हूँ। दो काम लेता हूँ जोड़िया पावा मोरचंग से। नमस्कार, आई एम मुंशली दत्तो, आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम अ सरोद प्लेयर. I feel extremely blessed and honored to be a part of this grand event G20. My sincere thanks to all who are working for this grand event, and special thanks and pranam to our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Namaste, myself Radhika Ramakrishnan. I belong to Kerala, but I have been born and raised in Delhi. I'm very, very glad and fortunate to be part of this great event. It's a wonderful opportunity for us, especially being in North. So yeah, thank you so much to our Prime Minister. नमस्ते, मेरा नाम सचिन पाटिल है, मैं मुंबई थाने से हूँ, मैं तबला बजाता हूँ। बहुत ही प्राउड मोमेंट है, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच मोदी जी। और जी हाँ, उसी बात का एक तरह से हम देख रहे हैं, अपना अपना अनुभव तमाम वो कलाकार साझा कर रहे हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया था G20 शिखर सम्मेलन के इस आयोजन के लिए। और इस आयोजन में ये जो उनकी एक तरह से प्रस्तुति थी, उसके बाद उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है। हम देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग हिस्सों से लोग आए। इससे पहले हमने देखा सिक्किम से, तो यही हमने देखा कि गुजरात के एक तरह से बिल्कुल सीमावर्ती इलाके से, वहाँ से वो आए थे सज्जन, और उन्होंने बताया कि कैसे उनके लिए एक बड़ा अवसर ये था जब वो G20 शिखर सम्मेलन में उन्हें उनकी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया। उनके पास जो वाद्य यंत्र था वो भी वो बता रहे थे कि कितना ही प्राचीन है वो। जी बिल्कुल, एक सज्जन ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कुछ समय पहले, उन्होंने जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगी थी, तो उस दौरान PM मोदी ने विजिट किया था और उनका एक जो प्रोडक्ट था उसको देखा था उन्होंने। तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ से या सरकार की तरफ से कहीं उनको संदेश आया कि आप अपना प्रोडक्ट लेकर के आएँ और इसको वहाँ प्रदर्शित करो। तो बेहद प्रफुल्लित थे, उनको लग रहा था कि हमारे इस प्रोडक्ट को हमारे ज़िले में तो लोग जानते ही हैं, हम इसके प्रणेता हैं, कहीं ना कहीं इसको आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के मंच पर इसको प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, इसकी उन्होंने सोची नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो खुशी उन कलाकारों को मिलती है, क्योंकि बहुत मेहनत और जो मेधा है उसके पीछे की जो प्रतिभा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और G20 के शिखर सम्मेलन के समापन से पहले एक और उपलब्धि हासिल कर ली गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले ही दिन
हम जानते हैं कि जिस तरह से दिल्ली घोषणा पत्र को सभी की सहमति के साथ जी निश्चित तौर पर ये देश की एक उपलब्धि है। किया गया था। जी देश की उपलब्धि है कि दिल्ली घोषणा पत्र को तमाम जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस के बावजूद जो 100% सहमति बनी और पहले दिन ही बनी सम्मेलन के ऋतु, वो बेहद महत्वपूर्ण रहा। और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की इस थीम के साथ ये सम्मेलन आगे बढ़ता हुआ नजर आया और सफलता के उसने नए आयाम स्थापित किए। ये बेहद महत्वपूर्ण रहा कि तमाम जो बिंदु थे जिन पर इसके पहले जो दुनिया के देश सहमत नहीं हो पाए थे, उस पर उन्होंने सहमति बनाई। तो भारत के लिहाज से भी ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण कहा जाएगा, एक उपलब्धियों भरा क्षण कहा जाएगा। और G20 के जो देश थे उनके लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण रहा, विन विन सिचुएशन सभी के लिए रही। ऋतु जी हाँ बिल्कुल। और इस घोषणा पत्र में जो कुछ बड़े मुद्दे रहे उन पर भी हम आपको उनके बारे में विस्तार से बता दें। सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता था जिसमें कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की प्रतिबद्धता सभी देशों ने दोहराई। संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन का भी लॉन्च किया गया और साथ ही साथ किस तरह से इसमें आगे बढ़ना, एक इकोसिस्टम के संवर्धन, संरक्षण, सतत उपयोग और पुनर्स्थापन पर भी बल दिया गया। वहीं 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान के तहत बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की बात की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सभी G20 समूह देशों ने दोहराया। वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन, ये भी आप समझिएगा, जो डेट ट्रैप की बात कही जा रही थी, तो ये सारी चीजें भी उसमें साथ में आई। वहीं तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दिशा में जो कुछ एक तरह से निर्णय लिए गए, उसमें घोषणा पत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुधार, लचीलापन, G20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों का स्वागत किया गया है। साथ ही युवाओं की साइबर शिक्षा और जागरूकता पर G20 टूल किट का भी स्वागत किया गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी क्षमता के उपयोग पर सहमति बनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रारूप देखने को मिला G20 सम्मेलन के दौरान भी। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए जिम्मेदारी AI को प्रोत्साहन देने की बात कही गई। अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर जो बात हुई उसमें कर प्रणाली के प्रति सहयोग रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की बात कही गई। अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के रोड मैप के अपडेट पर फोकस दिया गया। जब लैंगिक समानता और आधी आबादी को सशक्त बनाने की बात कही गई तो महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई। 2025 तक श्रम बाजार भागीदारी में लिंग अंतर को 25% तक कम करने का संकल्प लिया गया। अभी थोड़ी देर पहले ऋतु आप जो विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रही थी, उसकी भी खास तौर पर इस सम्मेलन में चर्चा आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाना होगा, ये तय किया गया इस दिशा में। साथ ही वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों में आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने पर भी सहमति बनी है। साथ ही प्राथमिकता वाले कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन की भी बात हुई। सीमा पार से भुगतान में सुधार लाने के लिए नवीन समाधानों को प्रोत्साहन देने पर भी सहमति बनी है। एक अधिक समावेशी विश्व के निर्माण पर सहमति बनी और उसके तहत G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। विकासशील देशों के दृष्टिकोण को G20 एजेंडे में एकीकृत किया गया। वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। और वहीं G20 लीडर्स घोषणा पत्र में एक अधिक समावेशी विश्व के निर्माण को लेकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दोहराया सभी देशों ने। हम जानते हैं ब्राजील अगला अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से द्विपक्षीय मुलाकात भी की। ब्राजील G20 की अध्यक्षता संभालेगा। तो ब्राज़ील के साथ भारत के जो संबंध हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं और
दोनों एक सशक्त राष्ट्र के तौर पर जब बात करते हैं और जब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो भारत के साथ सुर में सुर मिलाता हुआ नज़र आता है ब्राज़ील। और सबसे ख़ास है कि ब्राज़ील अब 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा, तो भारत ने ब्राज़ील को ये प्रेसिडेंसी सौंपी है। जी हाँ, भारत और ब्राज़ील दोनों महत्वपूर्ण विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, ब्रिक्स देशों का हिस्सा है, बड़ी आबादी और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अध्यक्षता सौंपी तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक तरह से आभार भी जताया, सराहना की भारत के G20 की अध्यक्षता की, प्रधानमंत्री की का धन्यवाद किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि वो एक नए अनुभव के साथ भारत से जा रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया कि सुबह जब वो राजघाट पे थे तो वो अपने उन दिनों को याद कर रहे थे जब वो लेबर पार्टी में थे और संघर्ष किया करते थे। तो हमें लगता है कि वो दौर उस समय का होगा जब वो खुद युवा रहे होंगे। बिल्कुल। और गांधी जी के आदर्शों को उस समय वो याद कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो काफी भावुक हुए राजघाट पहुंच के। बिल्कुल, गांधी जी विश्व के तमाम नेताओं को ऊर्जा देते रहे हैं और लूला डी सिल्वा ने भी इस बात को खुले मन से स्वीकार किया और कहा कि वो बेहद भावुक हो गए थे आज जब वो राजघाट पर गए और उस दौरान वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने आज निखिल ये भी कहा कि किस तरह से भारत आना उनके लिए एक नया अनुभव तो है ही। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की अध्यक्षता में विकासशील देशों को, ग्लोबल साउथ को जो बड़ी आवाज दी गई है उसके लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। और ये माना जा रहा है कि G20 को जो ये जब हम बात करते थे कि बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की, तो G20 के वो विकसित देशों की ज्यादा बात होती थी, विकासशील देशों के संघर्ष की ही सिर्फ शायद बात होती थी और जिन चुनौतियों को वो झेल रहे होते थे। हालांकि समाधान हमेशा से ये उम्मीद की गई कि विकसित देशों की तरफ से आएगा, लेकिन उस समाधान का लंबा इंतजार करना पड़ा है। और वो समाधान शायद जो विकासशील देश है वो स्वयं खोज रहे हैं और यही वजह है कि भारत जो है, अगर कहा जाए, हालांकि इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारत जिस तरह से ब्राजील के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है तो वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जो विकासशील देश हैं उनकी चुनौतियां अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं, उनके जो विमर्श हैं वो अलग हैं, इसलिए उनके साथ में बातचीत करना, उनके मुद्दों की बात करना, उनके परेशानियों की बात करना और उसके लिए एक समाधान ढूंढना, ये बेहद महत्वपूर्ण था। और यही वजह है ऋतु की जब अफ्रीकन यूनियन को उसमें शामिल करने की बात होती है और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि जब हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी वो उतना ही सही साबित होती है। देखिए, G20 का जो पूरा समूह है, इसे हमेशा से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अब G20 को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। जीडीपी केंद्रित जो अपना दृष्टिकोण, जो अप्रोच रहा है अभी तक चीजों को देखने का, उसमें मानव केंद्रित करने की जरूरत है, वक्त की जरूरत ये है। हम जानते हैं कि ये तमाम जो विकसित देश हैं, इनकी जीडीपी अगर आंकड़ों को देखें तो उसमें इन विकासशील देशों की, ग्लोबल साउथ की, अफ्रीकी संघ के देशों के तमाम संसाधनों का एक तरह से कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है, तब उनकी जीडीपी के आंकड़े बढ़ते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जब हम आज के नए विकास के मॉडल की बात कर रहे हैं तो विकासशील देशों की न सिर्फ भागीदारी बल्कि हिस्सेदारी भी बढ़े। जी बिल्कुल, और मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास की बात कही जा रही है। और ऐसे में जब आपने जो कहा कि विकासशील देशों की हिस्सेदारी भी बढ़े, उनकी लीडरशिप में काम हो और उनकी समस्याओं पर काम हो, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन की बात हुई, उनकी अपनी समस्याएं हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर किसी और के द्वारा या ये कहा जाए कि जो दूसरे लोग आए और वो जो डेथ ट्रैप वाली जो सिस्टम थी, वो कहते हैं कि नहीं, हमारा विकास है, इसको हम तय करेंगे कि किस तरह से विकसित हो। और इसकी आवाज बने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत। और उन्होंने कहा कि दरअसल इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि अफ्रीका को
अपने विकास का रास्ता स्वयं चुनना है, उसमें हम उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं और उसके लिए हमें लगातार आना चाहिए। और जब तक हम विकासशील देश हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिनको हम कई बार जो इससे भी जो पिछड़े देश हैं, जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह देते हैं, उनके लिए जब तक उनका विकास नहीं होता तब तक पूरी दुनिया के विकास और पूरी दुनिया की समस्याओं पर मंथन करना, चिंतन करना बेमानी होगा। जी हाँ, इस मंच पे ये भी सामने आया कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मसला रहा, निखिल, अगर हम पिछले कई सम्मेलनों की हम बात करें, हमेशा से कहीं ना कहीं एक अड़चन ये आती है कि विकसित देशों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन का जो असंतुलन है उसे अब एक तरह से बेहतर